Good morning, guys. I hope you all are logged in, especially जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा. So obviously it was overwhelming response. इतने लोगों के questions मेरे पास आए हैं, and I was thinking like yesterday 270 students I think logged in थे. So स्टार्टिंग में मैंने सब लोगों को इंडिविजुअली अपनी तरफ से जो स्लाइड्स हैं, जो पीपीटी मैंने बनाई थी, वो मैंने भेजी है पॉपुलेशन और प्लानिंग की, एम्प्लॉयमेंट जो पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाली एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लानिंग वाली. But abhi right now, like because I'm getting so many emails and I have to like reply everyone and it will like really take time. So meanwhile मैंने एक काम किया है कि जो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है इसमें टीम में आप लोगों का जो बीकॉम का ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें चैट से एक बार चेक करिएगा. मैंने वहाँ पर जो पीपीटी है उनको शेयर कर दिया है, ठीक है? तो प्लीज़ चेक देयर. If still you don't get it, then now I'll email you, okay? मैं वैसे भी ट्राई करूँगी जिन लोगों की ईमेल आई हैं रिप्लाई करने की, like because I have like 70 emails around, so सब में अटैचमेंट करने में, फाइल का अटैचमेंट करने में it will take little bit of time. ठीक है, हम थोड़ा टाइम करते हैं क्योंकि आज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मुझे पढ़ाना है. So starting के जो minutes हैं, like I'll quickly review the questions and yeah, thank you. आप लोगों को मेरा teaching style अच्छा लगा and yesterday I really got like plenty of compliments. So अच्छा लगता है जब आप लोग को समझ आ रहा है, तो obviously एक टीचर की वही मेहनत है कि आप मतलब बच्चों को समझ आना चाहिए. That's it. So अभी मैं सबसे पहले क्वेश्चंस सॉल्व करती हूँ आज. जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, तो आई हैव अ क्विक रिव्यू. मैं सबको एलाबोरेट नहीं कर पाऊंगी, ओके? सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 5 ईयर प्लान को लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे? देखो, 5 ईयर प्लान को लिखने के लिए आपको पहले इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा कि हाउ डिड इट स्टार्ट. प्लानिंग कमीशन जब आई थी 1950 में, देन जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे और किस तरह से इन्होंने 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट किए 1951 में. फिर आप उसके बाद बॉडी में आओगे, 5 ईयर प्लान्स को बताओगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर, उनके ईयर्स बताओगे. बीच में जो जैसे गैप आया था, रोलिंग प्लान्स आए थे, प्लान हॉलीडे आया था, उनको आप मेंशन करोगे. एंड 5 ईयर प्लान का जो एक ऑब्जेक्टिव्स रखे गए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स में, आप वो बताओगे एंड तब आप कंक्लूड करोगे. अब कंक्लूड करने के लिए देयर इज अनदर क्वेश्चन आल्सो जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्रिटिकली अगर हम देखें कि इंडियन प्लानिंग जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कितनी सक्सेसफुल रही है. देखो ये अगर हम देखें तो रिलेटिवली पॉवर्टी जो है, जो 1950 में हमारे यहाँ गरीबी थी, रिलेटिवली कम हुई है. बट स्टिल जो प्रोग्रेस जो प्लानिंग की रही, जो एक तरह से जितना अचीव करना चाहिए था प्लानिंग, उतना अचीव नहीं कर पाई. आई थिंक दैट्स व्हाई इट नीडेड द चेंज. और एक चाहिए था कि जो सिचुएशन चेंज हो रही है, जैसे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से, उनको रिव्यू किया जाए. तो 1991 में जब जो 91 के बाद जो प्लान आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद बहुत फ़र्क आया था. बट स्टिल इवन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और गरीबी हटाने में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही. सो हम जब भी क्रिटिकली एक्लेम करेंगे कि प्लानिंग फेल हुई है या सक्सेस हुई है, सो इट इज़ लाइक अ पार्शियली सक्सेस, ओके? बहुत सारे चीज़ों में डिफरेंस आया है. इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा है, बट एग्रीकल्चर को मतलब बिल्कुल बैकवर्ड ही रह गया एग्रीकल्चर. मतलब एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में जो ग्रोथ है या उतना वो नहीं कर पाया. आज मैं वैसे एग्रीकल्चर हैंडल करूंगी तो आप वहाँ पे और देख सकते हैं. अच्छा, मैनी पीपल वर आस्किंग अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन, टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड you know other economic development questions. So economic development is like a different topic altogether. I think you guys can request SOL to ask for another class. मतलब एक another class की ज़रूरत होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को हैंडल करने के लिए. सो यू कैन आस्क SOL टीम एंड मैं आपके लिए यहाँ पर जब भी आप लोग चाहेंगे आई विल बी अवेलेबल. सो अब ये आता है कि हाउ मेनी लाइंस टू जस्टिफाई. देखो, क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए लाइंस की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है. अगर वो 10 मार्क्स का है, लाइक ऐसे क्वेश्चन है, तो आप उसको देखोगे कि ऑब्वियसली 3-4 पेजेस यू हैव टू राइट, लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन इट एलोबोरेटली. अब कहीं पर एक्सप्लेन आता है, एलोबोरेटिव आता है, या तो ये जो वर्ड्स होते हैं कि वर्णन दीजिए, व्याख्या करिए, तो ऑब्वियसली हमें
मतलब पूरा अच्छे से एलोबरेट करके उसको बताना चाहिए। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम स्पेशली लाइक जस्ट 1 पेज या हाफ पेज में वी कैन मेंशन, बट वी हैव टू जस्टिफाई कि जो क्वेश्चन में पूछा गया एटलीस्ट वो तो बता दें। अगर वो भी नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। अब नाउ अनदर पर्सन आस्क मी ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड टेनेंसी रिफॉर्म्स। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई डील विद टुडे। टेनेंसी रिफॉर्म्स जो थे सिंपल, जब जमींदारी एक्ट अबोलिश हुआ था उसके बाद जो टेनेंट थे, टेनेंट मतलब जिनको रेंट पे दिया जाता था फार्म, जो काम करते थे, क्योंकि मोस्टली ज़मीनें जो होती थी वो ज़मींदार की होती थी। अब ज़मींदार तो सारे में खेतों में जोत नहीं सकता है, जो मतलब बो नहीं सकता है फसलों को, तो उनको रेंट पे दे दिया जाता था। आई एम सॉरी। पर उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी कि जो टेनेंट्स थे, मतलब जो किराएदार थे, जो बोते थे वहाँ पर और फसलों को उगाते थे, मेहनत करते थे, एक तो पूरा जो प्रोडक्ट होता था उसका आधा मतलब लाइक 35 to 75% जो है उसका प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट जो था उसको देना पड़ता था जमींदार को। तो एक तरह से टैलेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। एंड एट दैट टाइम देयर वाज नो रेगुलेशन, मतलब एक रजिस्ट्रेशन कोई प्रोसेस नहीं थी कि भाई अगर टैलेंट है उसको कभी भी निकाला जा सकता है। तो उसके एक्सप्लॉयटेशन में ऑब्वियसली एक तरह से ये एक उसके निगेटिव उसके पार्ट में ये थी सारी चीज़ें, जो भी सिस्टम था। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए टेनेंसी रिफॉर्म्स में दिया गया कि रजिस्ट्रेशन किया जाए, रेगुलेशन किया जाए रेंट का, कि इतने से इतने परसेंट ही हो सकता है, और उनको एक सिक्योरिटी मिले। और अगर वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो कम से कम उनको ओनरशिप भी मिले, मतलब जहाँ पर ओनरशिप मिल सकती है, जस्टिफाइड है, तो वहाँ पर ओनरशिप भी उनको मिले ज़मीनों की, जहाँ पर पता चला वो 35 साल से या 40 साल से काम कर रहे हैं। और एक सीलिंग जो लगाई गई, मतलब जो ज़मीन है, अगर ज़मींदार के पास बहुत सारी ज़मीन है तो कभी-कभी होता था कि बहुत छोटा टुकड़ा दे दिया ज़मीन का, उस पे काम कर लो। तो एक सीलिंग क्रिएट की गई कि भाई इतनी लिमिट वाली ज़मीन देनी है, इससे कम ज़मीन नहीं दे सकते आप रेंट पे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को हैम्पर होता था। मतलब अगर आप कम ज़मीन पे आप बो रहे हो तो जो प्रोडक्टिविटी थी फार्म की वो हैम्पर होती है, मतलब उसको प्रॉब्लम लाइक प्रोडक्टिविटी कम होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। सो इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया गया और इसका फ़ायदा ये था कि एक्सप्लॉयटेशन जो था टेनेंट्स का वो रुक गया, और लो प्रोडक्टिविटी जो थी वो थोड़ा सा हाई प्रोडक्टिविटी हुई। और उस टाइम एक तरह से जो इनकम थी एग्रीकल्चर की टेनेंसी रिफॉर्म के थ्रू वो भी बढ़ी। पर टेनेंसी रिफॉर्म्स हर स्टेट में लागू नहीं हुए थे। तो बिकॉज मैं यहाँ पर जस्ट हल्का सा व्यू आपको दे रही हूँ। अब आता है सेल्फ रिलायंस इन प्लानिंग, हाउ कि हम सेल्फ रिलायंस जो है आत्मनिर्भरता है, लाइक हाउ वी विल गेट इट। तो देखो हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ है कि हम जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, लाइक जो भी बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन दीज सेक्टर्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड स्पेशली फूड, जो एग्रीकल्चर है, जो अभी भी जिसका जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद एग्रीकल्चर पूरा सपोर्ट नहीं कर पाता है पॉपुलेशन को। अभी भी यहाँ पर भारत में हंगर से लोग मरते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कवर अप हो जाएं, इंडिया को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब इवन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, वो भी हम अपना सेल्फ सफिशिएंटली हमारे पास हो, मतलब जितनी जो पॉपुलेशन है उसको फिलअप कर सके, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चला जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, गरीबी कम हो, तो ये ही आत्मनिर्भरता होती है। ओके। इसको करने के लिए प्लानिंग में ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया, प्लानिंग कुड नॉट जस्टिफाई, लाइक प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई है अभी तक। रिलेटिवली इनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो रही है। अब मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड ग्रोथ। अब बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है? देखो सपोज आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। अब एग्जाम के लिए आप सोचते हो कि यार मेरा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ ताकि इसको तो बहुत अच्छे से लिख सकूँ, बाकी जो टॉपिक हैं जो कम इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस्ड अप्रोच। बट ये भी आपको मार्क्स दिलाएगी क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग कर लिया, वीक को अभी उतना नहीं करा आपने। एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है कि आपने हर टॉपिक को लाइक हर उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जितनी होनी चाहिए, जितनी सबको दी जा रही है। ओके। सो बैलेंस्ड अप्रोच में
नक्शे का ये दिया हुआ था बैलेंस्ड अप्रोच का। यहाँ पर हर सेक्टर लाइक इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए, मतलब सब में इक्वली इन्वेस्ट किया जाए। ओके वहीं पर हर्षमैन जो थे उन्होंने बोला अनबैलेंस्ड अप्रोच के बारे में। अनबैलेंस मतलब अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो, अगर इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरत है तो इंडस्ट्री में करो, और मतलब एक तरह से आप इम्बैलेंस क्रिएट करो जिससे डेवलपमेंट होगा। तो दो अप्रोचेस थी, मतलब लाइक डिफरेंट थ्योरीज थे जो इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी जिन लोगों ने दी थी। तो एक बोलते थे कि अब बैलेंस्ड होगा हर सेक्टर में जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, तो वो डेवलपमेंट अच्छा होगा उससे। और जो दूसरे थ्योरिस्ट थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ सेक्टर में ज़्यादा होगा, इम्बैलेंस क्रिएट किया जाए तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। सो दीज आर जस्ट थ्योरीज। ऑब्वियसली मतलब कोई भी थ्योरी 100% तो ऐसा नहीं है कि वर्क करे। ओके सो हमेशा मिक्सिंग ऑफ जो आइडियोलॉजी है इनकी यूज़ की जाती है। सो नाउ आई टॉक अबाउट विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बहुत लोगों ने पूछा है कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है। देखो जब हम ट्रैप हो जाते हैं किसी चीज़ में, लाइक आप ये सोचो कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है। लाइक लोगों की इनकम ही नहीं है उतनी, गरीबी मतलब उतनी इनकम ही नहीं होना, और जब उतनी इनकम नहीं है तो ऑब्वियसली सेविंग कम होगी। अब भी जो पैसा है वो सारा कंजम्पशन में यूज हो रहा है, लो इनकम है, लो सेविंग है। अब जब सेविंग ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा। तो एक तरह से ये ट्रैप बन जाता है कि लो इनकम होती है, लो सेविंग होती है, लो इन्वेस्टमेंट होता है, फिर जब इन्वेस्टमेंट ही कम हो रहा है तो लो प्रोडक्टिविटी है। तो पूरा जो मतलब जो एक स्ट्रक्चर बन जाती है मार्केट के, जो इम्परफेक्शंस क्रिएट होते हैं इस साइकिल की वजह से, तो एक मतलब जब तक बाहर से कुछ इंटरवेंशन नहीं किया जाए, ये जो साइकिल है गरीबी का, ये टूटता नहीं है। तो इससे बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। आप गूगल वगैरह पे डायग्राम्स वगैरह देख सकते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। गूगल चाचा को यूज़ करना चाहिए कभी कभी, मतलब ऑब्वियसली इट हेल्प्स, सो यू कैन यूज़ दैट। अगर मतलब आपके जो भी टॉपिक्स हैं, मतलब पहले आप खुद भी पढ़ें उसको। और मैंने जैसे बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको एक डिफरेंट क्लास की ज़रूरत है पूरी। अब नाउ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझसे लोगों ने बहुत पूछा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमें जो हमारे पास अभी जो रिसोर्सेज हैं हम उनको इतना एग्जॉस्ट ना कर दें कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कोई रिसोर्सेज मिले ही नहीं। जैसे स्पेशली अभी हम आजकल पानी के बारे में बात करते हैं कि पानी खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी ही जनरेशन सारे रिसोर्सेज को यूज़ किए जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ की जा रही है, और रिन्यूएबल जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करे जा रही है, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा या नहीं बचेगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज यूजिंग द रिसोर्सेज with the due care of future generation needs। मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो बाद में आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे, तो सस्टेनेबल रहे। अब जस्ट मैं इसको एक समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और दे रही हूँ आपको। आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको 100 रुपीज़ या आई मीन आज को तो 100 रुपीज़ मैटर नहीं करते, 1000 रुपीज़ मिलते हैं। चलो अब 1000 रुपीज़ आपको मिले, तो अब 1000 रुपीज़ आप स्टार्टिंग में महीने के 10 दिन में ही ख़त्म कर देते हो, बाकी तो 20 दिन प्रॉब्लम है ना आपको। तो सस्टेनेबिलिटी आपने नहीं देखी कि मैं 20 दिन कैसे गुजारूंगा। वही मतलब दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, मतलब रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है। वहीं पर जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आज हम जो इंडस्ट्री ग्रो करने चाह रहे हैं, आज हम जो विकास चाह रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, आज हमारे पास सारी सुविधाएं हों, ये ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज को एक साथ यूज कर लें और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो आगे आने वाले टाइम में लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं मिले। ठीक है, तो आई होप आई हैड क्लियर दिस पॉइंट। अब सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग किसी ने मुझसे पूछा था, साक्षी आई थिंक, या सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग का आप देखिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, गवर्नमेंट के पास से होगी। अब गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लेती है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, टैक्सेशन है, तो गवर्नमेंट के पास जहाँ जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है वहीं से सोर्स होगा फाइनेंसिंग का। एंड लाइक डेफिसिट फाइनेंसिंग भी, जो कल मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जब उसके पास पैसे कम हो जाते हैं तो वो बोरो भी करती है या दोबारा से आरबीआई से बोलती है कि और मनी प्रिंट किया जाए। सो जैसे अभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई है हमारे यहाँ इंडिया में। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ प्लानिंग कहाँ से होंगे, जहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा वहीं से होंगे प्लानिंग। अगर वो शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब मनी उतने नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट बोरो करती है।
और एक्सटर्नल सोर्सेज भी, इंटरनल सोर्सेज तो हो गए डेफिसिट फाइनेंसिंग की, उसने आरबीआई से ही बोरो कर लिया। एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी होती हैं कि जैसे वर्ल्ड बैंक से, यूएन से बोरो करते हैं, मतलब जब इंडिया बोरो करती है तो मतलब वो एक्सटर्नल सोर्सेज से फाइनेंसिंग हो गई प्लान्स की। अब नाउ फिस्कल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मुझसे किसी ने पूछा। फिस्कल देखो, लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। फिस्कल मींस टैक्सेशन पॉलिसी, ओके। फिस्कल जब हम बोलते हैं तो वो टैक्सेशन पॉलिसीज हम गवर्नमेंट की देख रहे हैं। फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और किस तरह से लोगों के पास लोन्स पहुंचने चाहिए या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल वो सॉरी जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइनेंस को मूव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आगे मार्केट में। सो वो फाइनेंशियल रिफॉर्म से रिलेटेड है, अगर उनसे रिलेटेड कोई रिफॉर्म्स किए जाए। अब महालन ऑफिस मॉडल मुझसे बात करी थी, इसके देखो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट टुडे आई विल डील बिकॉज मैं इंडस्ट्री पढ़ाऊंगी। महालन ऑफिस मॉडल जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान में लिया गया था, वो हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ओके। I'm just like I think 1 minute late. मैं सोचा था कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आप लोग को सब करा दूंगी, बट क्वेश्चंस आप लोग के बहुत ज़्यादा हैं। तो अब विश्व सर्कुलर पॉवर्टी मैंने बता चुकी हूँ आपको। एनईपी इम्पैक्ट एंड जीडीपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो इम्पैक्ट जीडीपी पर हुआ, ऑब्वियसली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, एलपीजी जो रिफॉर्म्स थे, उससे जीडीपी में ग्रोथ आई थी, ओके। पर मतलब एक सस्टेनेबल जो हम लोगों ने सोचा था कि इतना डेवलपमेंट होगा कि रिलेटिवली पॉवर्टी इतनी कम हो जाएगी या एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट हो जाएगा, तो उतना नहीं हुआ। बट हाँ, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान होने लगा था, बट स्टिल जीडीपी में ग्रोथ हुई थी। अब नाउ इफ विल कम टू इक्विटेबल एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी ने पूछा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, देखो अगर मैं मतलब जैसे क्लास है, क्लास में मैं बराबर बराबर सब चीज़ों को बांट दूँ, लाइक सब लोगों को बांट दूँ। अब क्लास में हमेशा ऐसा तो होता नहीं है कि सारे लोग एक से हों, सारे लोग बिल्कुल सब लोग इंटेलिजेंट हो, या सब लोगों को अगर मैं इसको इतना समझाऊंगी तो इसको भी उतना ही समझ में आएगा, दूसरे को भी उतना ही समझ में आएगा। हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, लाइक मुझे इसको में भी ज़्यादा समझाना पड़े एक पर्सन को, दूसरे बी पर्सन को कम समझाना पड़े, मैं भी उसको उसमें ही समझ में आ जाए। ऐसे ही गवर्नमेंट के आगे हर सेक्टर है, लाइक गरीब लोग भी हैं, रिच लोग भी हैं, वीकर सेक्शंस भी हैं। तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम एक मार्क्स आइडिया बोलते हैं कि इक्वल इनकम होनी चाहिए सब लोगों की, तो वो बोलते हैं इक्वल, लाइक क्वांटिफेबल, कि हमने सबको उतने ही पैसे दिए, उतनी ही इनकम दी सब लोगों को। बट इक्विटेबल मीन्स फेयरली, जस्टिफाइड। मतलब अगर गरीब, अब जो गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट कर रही है, अगर वो रिच के लिए भी उतना इन्वेस्ट करने लगे, गरीब के लिए भी उतना इन्वेस्ट करने लगे, तो गरीब के लिए तो फेयर नहीं है भाई, रिच तो अपने लिए कर रहे हैं आराम से। अब जैसे अभी सोचो कि राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब मतलब अमीर लोगों को भी होने लगे तो क्या फायदा है गरीब का। मतलब ऑब्वियसली गरीब वो जस्टिफाइड है कि मतलब फेयर है कि गरीब को मिल नहीं रहा है तो गरीब को दिया जाए। सो ये होता है इक्विटेबल, मतलब फेयरली। तो जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया कि अगर कोई पर्सन मतलब वीक है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा करने लग रहा है, तो उसे थोड़ा और पढ़ना चाहिए या थोड़ा और टाइम देना चाहिए। तो एक तरह से इक्वल इज क्वांटिफेबल, लाइक इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबर बराबर बांट दिया। इक्विटेबल मीन्स फेयरली एंड जस्टिफाइड। अब बात आती है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स, देखो हमारे यहाँ जब इंडस्ट्रीज लगती हैं, मशीनरी हम लोग बाहर से खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदते हैं, दीज आर लाइक ऑल कॉल्ड कैपिटल, ओके। तो जिससे हम आगे प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो मतलब कैपिटल इज जस्ट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जब ज़्यादा मशीन्स होगी या ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी, मतलब ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर, एंड ऑब्वियसली जीडीपी में ग्रोथ ज़्यादा होगा। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो क्रिएट करेंगे वो भी कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। अब आता है पब्लिक सेक्टर। क्या पब्लिक सेक्टर? देखो पब्लिक इज सिंपल, इट्स गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जो गवर्नमेंट ने ऑन करी हुई हैं, उनको बोलते हैं हम पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो जो गवर्नमेंट का जो पूरा सेक्टर है उसको बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक में आप गवर्नमेंट होगा, ओके, वो प्राइवेट नहीं होगा। प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट लोगों ने, मतलब जो सिंपल प्रॉफिट मेकिंग के लिए चल रहा है। पब्लिक सेक्टर इज नॉट फॉर, आई थिंक, मतलब जो मैं अगर जनरल टर्म्स में बोलूँ तो जो पब्लिक सेक्टर है वो वेलफेयर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है रादर देन प्रॉफिट, बट प्राइवेट जो सेक्टर है वो प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करता है। अब एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में बात की थी। देखो एग्रीकल्चर को फाइनेंस कहाँ से होता है? जो बैंक्स हैं, वहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स हैं और नाबार्ड है,
तो जो फाइनेंसिंग होती है कि कहाँ से लोन लिया जा सकता है फार्मर्स के द्वारा, तो वो मतलब कुछ बैंक्स हैं जो कि आरबीआई के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, जिनको सब्सिडीज मिलती हैं। जो नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक हैं उनका उतना इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑलरेडी मैंने 20 मिनट्स आपके क्वेश्चंस करने में कर दिया, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। आई एम रियली फीलिंग गुड गाइस कि आप इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हो, अच्छी बात है। अनदर थिंग इज, अभी मैं आज आपको एग्रीकल्चर कराऊंगी बिकॉज उसको ज़रूरत है। इतनी सारी स्लाइड्स हैं मेरे पास आज 75 पर, मैं आपको सारी स्लाइड्स समझाऊंगी या नहीं समझाऊंगी। देखो, आप लोगों की क्वेश्चंस के लिए मुझे एक अनदर वो चाहिए होगा, नहीं तो मैं टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। ये मत समझना कि मैम ने यार ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। अगर मतलब मैं सब कुछ बताने लगूंगी, टाइम ऐसे चला जाएगा और आपका टॉपिक रह जाएगा। और जो स्लाइड्स हैं जो मैं शेयर करूंगी, आज की स्लाइड्स भी जो मैं शेयर करूंगी वो मैं ग्रुप पे करूंगी, टीम के ग्रुप पे। जो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, मैं वहाँ पे शेयर करूंगी ताकि सब लोग एक्सेस कर सकें। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा सब लोगों को इंडिविजुअली मेल करना, क्योंकि फाइल अटैचमेंट में प्रॉब्लम करती है। कल मैंने 70 ईमेल्स को रिप्लाई किया है, एंड दैट टुक लाइक अप्रॉक्स 2 आवर्स फॉर मी। सो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी भी आप वो समझिएगा। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू, एंड आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट स्टिल लाइक पीपीटी मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी टीम के सॉफ्टवेयर में, तो प्लीज़ टेक इट फ्रॉम हियर। अब मुझसे भी यहाँ पर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कुछ ट्रेंड्स पूछ रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन पूछ रहे हैं, मैं अभी बताऊंगी। प्लीज़ हैव अ पेशेंस। Very good explanation. Okay, thank you. I'm really glad, guys. Like you are liking my explanation. कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं बिल्कुल रियल एग्जांपल्स देके समझा सकूँ। सो राइट नाउ ऐसे करते हैं, आप इंडियन एग्रीकल्चर पे आते हैं, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर, हम वी आर एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब हमारा जो मेन बेस है वो एग्रीकल्चर से आया है। और स्टार्टिंग में 1950s या अराउंड, आप इंडिपेंडेंस से पहले देखोगे तो हमारे पास जो मतलब एग्रीकल्चर ही मेन था जो जीडीपी को वो करता था, चलाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, देखो मैं एग्रीकल्चर को सिंपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो कम होता गया। बट स्टिल लोग जो थे वो कंपैरेटिवली जो थे, जैसे इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं, कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग थे। और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, लाइक आई थिंक लेस देन 50 तो हो गया है, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। यू कैन चेक इट ऑन गूगल। गूगल चाचा को यूज़ करो प्लीज़ कभी भी, बट फाइंड आउट कि आपको जो जेन्युइन वेबसाइट्स हों, जैसे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, अगर आपको गवर्नमेंट डेटा चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जहाँ से आपको रिलायबल डेटा मिल सकता है। तो कभी कभी दूसरी वेबसाइट्स रिलायबल डेटा नहीं देंगी यहाँ पे आपको। सो जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था, देखो ये सोचो कि बहुत ज़्यादा लोग एक सेक्टर में काम कर रहे हैं पर जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप इम्बैलेंस सोच रहे हो कि इंडस्ट्री में ज़्यादा आउटपुट है, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जीडीपी में प्रोडक्ट दे रहा है। बट यहाँ पर जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है, लाइक फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, वो सिंपल 13.7% ऑफ जीडीपी करता है। ओके, अब यहाँ पर इंडियाज एग्रीकल्चर में कंपोज ऑफ मैनी क्रॉप्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उनकी बहुत वैरायटी है, और जो फॉर्मर्स देखा जाए तो यहाँ पे फूड स्टेपल्स हैं लाइक वीट एंड राइस, उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। द एग्रीकल्चर अकाउंट एज मच एज ए क्वार्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयज आर एस्टिमेटेड 60% ऑफ द लेबर फोर्स। अभी 60% नहीं कहता है, अभी 60% से कम हो गई है पॉपुलेशन इसमें, एग्रीकल्चर में। लाइक मैं पॉपुलेशन कह रही हूँ, बट जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो लेस देन 50 हो गए हैं अभी, बट स्टिल लाइक मोर देन 40%। ओके, प्लीज चेक आउट द रीसेंट डेटा। मैं स्पेशली टारगेट करूंगी कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो मिस्टर स्टाचो हु एडेड 1880 फेमाइन कमीशन। देखो पता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में क्यों ज़रूरत थी इन्वेस्ट करने की, एग्रीकल्चर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। और उस टाइम पर फेमाइंस लाइक 1880s का फेमाइन, 1881 एंड 1889 में भी जो एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए वर्क करे गए, और बाकी 1943 में भी आई थिंक देयर वर फेमाइन। तो उन फेमाइंस को लेकर इतना वो था कि
लोग भूखे मर रहे हैं और एग्रीकल्चर जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर में किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है कि वो मानसून डिपेंडेंट है या तो इरिगेशन की ज़रूरत है या किस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो क्रॉप्स हैं अगर वो उनमें डिजीज़ेस लग रही है, उनमें बीमारियां लग रही है फसलों में, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, किस तरह की रिसर्च की जानी चाहिए। तो इन सब के लिए 1926 में इंडियन जो काउंसिल इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की मतलब एस्टैब्लिशमेंट किया गया ताकि रिसर्च हो सके। या 1943 में भी देयर वाज अ फेमाइन, जो एक रिसर्च हो सके और एक इंस्टीट्यूट बनाया गया ताकि क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ एग्रीकल्चर लैग कर रहा है उसके लिए। नाउ एग्रीकल्चर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस में अगर हम देखें द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947 ऑब्वियसली हैड अ बैड इम्पैक्ट। मतलब जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था और एग्रीकल्चर की ग्रोथ बिल्कुल निग्लेजिबल हो गई थी। तो उसको बढ़ाने के लिए जो इम्पैक्ट था, जो निगेटिव इम्पैक्ट था, उसको कम करने के लिए ऑब्वियसली प्लानिंग कमीशन ने भी एग्रीकल्चर में, मतलब एक तरह से जो रिपेयर, जो मैंने आपको कल बताया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया जिसमें रिपेयर करने की इकोनॉमी को एक स्ट्रैटेजी रखी गई। तो उसी में एग्रीकल्चर को रिपेयर करने के लिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन ने प्लान्स के द्वारा उसमें जो ध्यान देने की एग्रीकल्चर में कि कितना इन्वेस्ट होना चाहिए वो कोशिश की गई। इन 1950-1960s लाइक इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की गई। मतलब 1950 के बीच में 1960 तक, मतलब 1950 से 1960 तक आप देखोगे कि दैट वाज अ रिपेयर पीरियड फॉर एग्रीकल्चर। मतलब कि किस तरह से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। जो बीज हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो सोइल कंजर्वेशन है या जो वाटर कंजर्वेशन है, क्योंकि मानसून पे डिपेंड है, तो वाटर कंजर्व करने की जो स्ट्रैटेजीज हैं और लैंड डेवलपमेंट एरिया, जो सीलिंग है, टेनेंसी रिफॉर्म्स भी जो हुए थे, एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट भी जो हुआ था, सब कुछ एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हुआ था और स्पेशली लाइक एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए भी जो फार्मर्स का वो भी था। बट यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की कमी थी, मतलब जो फार्मर्स है वो लोन कहाँ से ले सकते हैं, तो उनका जो एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड मार्केटिंग, अब जो उनके पास फसल आई है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया 1950 से 1960s के बीच में। ओके, नाउ इवोल्यूशन ऑफ इन एग्रीकल्चर। देखो स्लाइड्स हैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को, इट मे बी बिकॉज आई हैड टेकन दिस स्लाइड, इसका सोर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ अगर आप लोगों को हो तो यहाँ पर मैंने 1950 से ये 2000 ऑनवर्ड्स तक ये स्लाइड जो है दिखा रही है कि स्टैग्नेशन थी पहले एग्रीकल्चर में, लो ग्रोथ थी क्रॉप में, प्रोडक्शन में, फूड गेन प्रोडक्शन ही ज़्यादा होता था। देन 1960s से 80s के बीच में पायनियरिंग वर्क ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, मतलब रिसर्च हुई है। फिर उसी टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन आया है। उसी टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ही हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आए हैं, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन मेथड्स चेंज हुए हैं। देन आफ्टर 1980s क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ सीरियल प्रोडक्शन का। जो स्टेपल प्रोडक्शन से सीरियल प्रोडक्शन को भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। सरप्लस होने लगा कमोडिटीज़ का, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो दैट वाज आफ्टर 1990s, वी हैड लाइक टिल 2000 वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग थिंग्स। पहले हम लोग फूड ग्रेन भी, अभी भी हम लोग थोड़ा मतलब जो फूड ग्रेन है या जैसे कुछ सीरियल्स वगैरह हैं वी इम्पोर्ट, बट हम अभी एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो दैट इज़ ऑब्वियसली जो पहले से और अब में बहुत ग्रोथ है। पहले हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे जो फूड ग्रेन्स होते थे या सीरियल्स होते थे, अभी वो बहुत कम हो गए हैं एंड वी एक्सपोर्ट आल्सो ना। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग इनकम ग्रोथ हुई तो ऑब्वियसली डिमांड भी बहुत इंटेंसिफाई हुई। अब जब देखो ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोगों को खिलाना पड़ेगा। तो 2000 के बाद एक सडन मतलब डिमांड की वजह से और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर में। टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स या बड़े लाइक हार्वेस्टिंग मशीन्स जो होती हैं वो सब यूज़ किया जाने लगा। एक तरह से जो कॉमर्शलाइजेशन था, मतलब फार्मिंग का, उसका आइडिया जो आया है दैट हैड कम आफ्टर 2000 ऑनवर्ड्स। ओके, स्लाइड्स आई शेयर बट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम। ओके, मैं आपका जो ग्रुप है बीकॉम थर्ड ईयर का, मैं वहीं पर उसी पर शेयर करूंगी। So don't panic and don't send me emails कि ma'am please share the PPTs. Obviously I'll try to, but that is impossible for me. Like
200-300 लोगों को, स्टूडेंट्स को, सबको इंडिविजुअली भेजना। अगर आपका कोई गूगल, आप जीमेल पे कोई ग्रुप भी बना लेते तो भी मेरे लिए ईजी होता, बट आई थिंक टीम सॉफ्टवेयर विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया, क्या सा फार्मिंग सिस्टम होता है इंडिया में? फार्मिंग सिस्टम जो है मतलब स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज है, मतलब द फार्मिंग सिस्टम्स दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट डोमेस्टिक जीडीपी ऑफ इंडिया। सबसिस्टेंस फार्मिंग, देखो देयर आर फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इंडस्ट्रियल फार्मिंग है। तो किस किस तरह से उसको यूटिलाइज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। मतलब आप देखोगे जैसे हरियाणा या पंजाब को आप देखोगे, ऑब्वियसली दे आर वेरी लाइक, उनके वहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मिंग होती है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, एंड जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उनकी डिफरेंट होती है। बट अब अगर आप हमारे स्टेट्स में जाओगे, लाइक आप बिहार में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, वहाँ पे मोस्टली सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है कि लोग अपना ही पेट भर लें, वही काफ़ी, अगर थोड़ा सा भी सरप्लस हो जाता है तो ऑब्वियसली दे विल सेल इन द मार्केट, बट दैट विल बी सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो अब इंडिया जो दूसरी फार्मिंग है, मतलब दूसरी फार्मिंग का एक जो एग्रीकल्चर का जो एक ट्रेड है कि वो हमारे यहाँ मानसून पे डिपेंड है। मतलब स्पेशली अभी भी इरिगेशन जो फैसिलिटी है, अगर आप मतलब जो गाँव के बिल्कुल डीप उनमें जाएँ, जैसे उड़ीसा के आप ऐसे-ऐसे गाँव में जाएँगे जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, 55 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पर इरिगेशन जो है बहुत प्रॉब्लमैटिक थिंग है, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इरिगेशन का। तो मोस्टली अभी भी बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर मानसून पर ही डिपेंड करते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली इरिगेशन में बहुत इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि एक सस्टेनेबिलिटी आए, एक श्योरिटी आए क्रॉप्स को लेकर। तो ड्यू टू इंडियाज जोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली आप देखोगे कि हिमालय से लेकर नीचे केरला तक, एंड ईस्ट से वेस्ट में भी आप देखोगे, अब जैसे मैंने उड़ीसा बोला था, अगर आप फिर गुजरात को कंपेयर करोगे तो वहाँ का मतलब हर जगह का जो टेरेन है वो बिल्कुल चेंज है। और हिल्स में आप जाओगे, हिल्स में आप देखोगे स्टेप फार्मिंग होती है, वो सीढ़ी नुमा खेती जिसे बोलते हैं, कि पानी को रोकने के लिए, पानी का बहाव रोकने के लिए वहाँ पर उस तरह की खेती होती है। प्लेन्स में अलग तरह की खेती होती है। अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ में ब्लैक सोयल है जो कि राइस के लिए ज़्यादा बेटर है। तो हर क्रॉप को एक अलग क्लाइमेट चाहिए होता है या अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, तो यहाँ पर वेरिएशन बहुत है हमारे इंडिया में। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैं बात करती हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग है, मतलब यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक भी, सबसिस्टेंस भी, मिक्स्ड फार्मिंग भी मैं आपको हल्का हल्का बताऊंगी ताकि आप अगर क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स भी आते हैं तो भी आप लिख पाएँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एग्रीकल्चर मेथड जो है, उसमें उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्रॉप रोटेशन होता है। मतलब क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक क्रॉप उगाई जाएगी, उसके बाद दूसरी क्रॉप उगाई जाएगी, उसके बाद तीसरी क्रॉप उगाई जाएगी, पर सिक्वेंशियल मैनर में, ताकि जब हम अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिकॉज ऑब्वियसली सर्चिंग इज नीडेड। सो क्रॉप रोटेशन की बात हम जब करते हैं तो पहले जब एक क्रॉप उगाई जा रही है, फिर दूसरी क्रॉप उगाई जा रही है, फिर तीसरी क्रॉप उगाई जा रही है, एक ही क्रॉप बार बार नहीं उगाई जा रही है एक जगह पे, उसको बोलता है क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट क्रॉप। उससे क्या होता है, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका बैलेंस बना रहता है। सपोज करो कि एक जो क्रॉप है उसको पोटेशियम ही ज़्यादा चाहिए, या दूसरी क्रॉप को मतलब अगर पोटेशियम ही ज़्यादा चाहिए और बार बार उसको ही उगाते रहें तो जो सॉइल में, जो मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो क्रॉप रोटेशन जो होता है वो एक तरह से न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस रखता है सॉइल में। ये जो पैटर्न है ये यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ग्रीन मैन्योर यूज़ किया जाता है। ग्रीन मैन्योर मीन्स जो डाइंग प्लांट्स हैं, जो एक तरह से जब आप खेतों में से, मतलब आप अगर कोई भी फार्मिंग से होगा तो देखते होंगे कि बाद में जो पौधे उग जाते हैं छोटे छोटे, उनको स्टफ करके एक अलग कर लिया जाता है और उनको फेंका नहीं जाता है, उनको दबा दिया जाता है और एक जगह, मतलब उनका एक कंपोस्ट बनाने का एक तरीका होता है। उसमें सब जगह, सब जो प्लांट्स हैं या आ, फलों के छिलके हैं या सब्जियों के छिलके हैं, वो सब जगह एक जगह कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जो कि एक तरह से मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल या फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं किया जाता है। आजकल आपने जैसे सुना होगा ऑर्गेनिक फूड। व्हाट इज ऑर्गेनिक फूड? मतलब ऑर्गेनिक फूड जो है उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं की जा रही है। जो जो भी उगाया जा रहा है वो नेचुरल चीज़ों से उगाया जा रहा है, ग्रीन मैन्योर से या कंपोस्ट से। और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जैसे आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि केंचुए जो होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, वो फार्मर्स के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं।
तक, क्योंकि वो पोर्स को मिट्टी के खोल देते हैं। तो एक तरह से जो मतलब जो नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं या नेचुरल पेस्ट जो हैं, वो जो भी फ़ायदा कर सकते हैं उनको यूज़ किया जाता है रिच सॉइल करने के लिए, ठीक है। नाउ आई विल कम टू टाइप्स ऑफ इंडियन फार्मिंग। इंडियन फार्मिंग में आपको सारी फार्मिंग्स एक बार और बताऊंगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, मिक्स फार्मिंग के बारे में, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडियन फार्मिंग, इंडिया हैज़ डाइवर्सिफाइड टोपोग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय से लेके वेस्टर्न घाट्स एंड केरला एंड हर जगह आप देखोगे टोपोग्राफी अलग है, मिट्टी अलग है, प्लेट्यू है, कहीं पर हिल है, कहीं पर प्लेन एरिया है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। हिल्स में टेम्परेचर बहुत कम है, साउथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सो इसी तरह से अलग अलग इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हैं हर जगह। मानसून की जो अवेलेबिलिटी है वो भी हर जगह अलग है। मशीनरी जो होती हैं वो भी अलग अलग यूज़ होती हैं, बिकॉज अब हिल्स में जो मशीनरी यूज़ होती है वो ऑब्वियसली प्लेन में नहीं होगी, और जो प्लेन में यूज़ होती है वो हिल्स में नहीं हो सकती यूज़। एग्रीकल्चर, तो इन वजह से जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं कि किस तरह का फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, किस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए, वो भी चेंज हो जाते हैं। अब इन्हीं फिजिकल वेरिएशंस को समझने की ज़रूरत थी, जो कि जब 1950 से 60 के बीच में जो रिसर्च एग्रीकल्चर में हुई, तो वो इसी चीज़ के ऊपर हुई कि कौन सी फसल को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है, और किस तरह से सीड्स की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। ओके, नाउ विल कम टू सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। देखो, मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग बताई, अब आई कम टू सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बिहार, उड़ीसा एंड जो हमारे यहाँ मतलब एक तरह से बीमारू स्टेट्स के बारे में बोला जाए, इवन लाइक बिकॉज यूपी को तो नहीं ले गया, बिकॉज यूपी हैड ऑब्वियसली इन अ कमर्शियल फार्मिंग नाउ। सो जो कुछ गरीब स्टेट्स हैं वहाँ पर एक तरह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता कि बहुत बड़ा सरप्लस हो मार्केट में देने के लिए। तो दीज मीन्स फार्मिंग फॉर ओन कंजम्पशन, अपने ही कंजम्पशन के लिए मोस्टली फार्मर्स जो हैं अपनी फैमिली के लिए उस प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं, क्रॉप्स को मार्केट में कम सेल करते हैं, मतलब उनके पास उतना होता ही नहीं सेल करने के लिए, बस जो बचता है मतलब अपनी कंजम्पशन के बाद वो उसको बेच देते हैं। अब जो कल्टीवेशन जो टेक्निक्स होती हैं, जब उनके पास उतना वो ही नहीं है, मतलब क्रॉप्स ही नहीं है उतनी, या उतनी फसल ही नहीं उग रही है उनकी, तो मोस्टली वो एक तरह से पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी को, और सिंपल फार्मिंग के तरीके को यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट जो है लाइक ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लेते हैं, पर बड़ी बड़ी जो हार्वेस्टिंग मशीन्स होती हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। ऑब्वियसली उनका मे बी फार्म साइज छोटा है या फार्मिंग ही इतनी नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो अपने ही कंजम्पशन के लिए यूज हो, जिसमें से बाद में जो बचता हो कंजम्पशन के बाद उसको मार्केट में दे दिया जाए। अब नाउ कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग जो है जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से बिल्कुल ऊपर है, लाइक जितना सब्सिस्टेंस फार्मिंग है तो सिंपल ओन कंजम्पशन के लिए हो रहा था, कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब सिंपल प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बड़े बड़े खेत हैं, बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, और मार्केट में मतलब जो, और स्पेशली जो इनपुट्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी अच्छे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स अच्छे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी यूज़ हो रही हैं। और मोस्टली कॉमर्शियल क्रॉप्स को भी उगाया जाता है, स्पेशली जिनसे ज़्यादा पैसा आए, जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, ग्राउंड नट है। तो इन वाली कॉमर्शियल क्रॉप्स को ज़्यादा उगाया जाता है। राइस फार्मिंग भी जो हरियाणा में है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, जैसे मैंने बताया पंजाब, हरियाणा और यूपी जो हैं मोस्टली, अगर वो गेहूं और राइस को उगा रहे हैं तो वो मोस्टली कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर भी उगा रहे हैं, बिकॉज दे हैव लाइक अ बिग फार्म्स एंड जो एक तरह से रिच उसमें बोला जाता है wheat और राइस प्रोडक्शन में, तो these three states are doing commercial farming. Now intensive and extensive farming. अब intensive farming क्या होती है? देखो, intensive farming होती है कि एक ही जगह पर बहुत सारी फसलें उगा दी जा रही हैं, बिकॉज है ही नहीं जगह उतनी। तो जो इंटेंसिव फार्मिंग रिकॉर्ड्स हैं, हाई प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड, बेस्ट एग्जांपल जो इंटेंसिव का है वो जापान में है। देखो जापान में बिकॉज लैंड ही बहुत कम है, तो बिकॉज आइलैंड है, तो जापान में लैंड कम होने की वजह से छोटी सी जगह में बहुत सारी फसलें उगाने की कोशिश की जाती है, उसी तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है। पर अगर आप देखोगे कि जैसे यूएसए है, कनाडा है,
तो वहाँ पर, या रशिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती हैं, तो उनमें जो है लार्ज पैच ऑफ लैंड एक ही क्रॉप उगाई जाती है, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। जब एक ही क्रॉप बहुत बड़े एरिया में उगाई जाए, दैट इज एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब कम लैंड पे बहुत सारी तरह की क्रॉप्स को उगाने की कोशिश की जाए, ठीक है। नाउ प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? इट्स एन आर्टिफिशियल एंड लाइक एस्टैब्लिश फॉर्म एग्रीकल्चर जो है, इसमें कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जो जिस तरह से जैसे चाय का प्लांट, चाय के बागान जो होते हैं, रबर, बनाना, स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब जो हम ये जितनी भी हमारी स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस होती हैं, वो भी प्लांटेशन के रूप में उगाई जाती हैं, तो इनको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना, स्पाइसेस जहाँ पे उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। पहले हमारे यहाँ ये क्रॉप्स नहीं उगाई जाती थी। नाउ मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स फार्मिंग का मतलब है कि जहाँ पर क्रॉप्स भी उगाई जा रही हैं, और आप देखते होंगे मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स हमेशा एनिमल्स को भी पालते हैं, तो हम वहीं पर खेतों पर ही मतलब क्रॉप्स भी उगाई जा रही हैं, वहीं पर एनिमल्स भी पाले हुए हैं, जिनसे दोनों जगह से जो इनकम है वो आ रही है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। Now, we talk about the salient features of Indian agriculture. ये भी एक direct question आता है कि what are the salient features of Indian agriculture? Explain it. What should be done? तो यहाँ पर हम इस चीज़ की बात करेंगे कि what are the salient features of agriculture? How green revolution helped to curb the problems? इस तरह के जो questions हैं वो आते हैं, तो ये direct question है। अभी just I'll have a sip of water. Subsistence agriculture देखो, सबसे बड़ा फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। अभी इट हैड चेंज आफ्टर 2000, इट हैड चेंज। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, बट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब एक तो इतनी पॉपुलेशन के बाद जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, वो अपने ही कंजम्पशन के लिए वी आर यूजिंग द मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी हमारे पास हम फसल उगा पा रहे हैं, यहाँ की ही जनता के लिए काफ़ी नहीं हो पा रहा है मतलब, तो इसीलिए से बोलेंगे सब्सिस्टेंस, कंजम्पशन, ऑन कंजम्पशन के लिए वी आर प्रोड्यूसिंग मोर। ओके, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए वी नीड मोर प्रोड्यूस। सो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है उसे हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि बहुत मतलब इंडिया में हर जगह मोस्टली सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, कुछ स्टेट्स को छोड़कर। और अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में चेंज हो गया है आफ्टर 2000। जैसे मैंने आपको जो पहले ग्राफ दिखाया था, आफ्टर 2000 या आफ्टर 1980s वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, कि कुछ का सरप्लस भी हम उगाने लगे, कुछ फसलों का, जिनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट जो एक सैलिएंट फीचर है, लाइक जो मेन फीचर पहले से रहा है, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग रहा है। अब नाउ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। डिस्पाइट इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आप ऑलरेडी पॉपुलेशन के बारे में बात करी है, वी आर एक्चुअली क्लोज टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो और एक तरह से एग्रीकल्चर में अभी यहाँ पर मैंने 70% लिखा हुआ है, क्योंकि 70% एट दैट टाइम जब ये हुआ, लाइक एग्रीकल्चर का रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू हुआ था 1950s के अराउंड, बिफोर द प्लानिंग पीरियड। उस टाइम 70% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। अभी वो धीरे धीरे 50% से नीचे आ गई है, पर अभी भी उतनी ही नीचे नहीं आई है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन था, और जो प्रेशर है पॉपुलेशन का, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने का जो प्रेशर था एग्रीकल्चर पे, वो शुरू से रहा है। एंड अनदर वन इज डिपेंडेंस अपॉन मानसून। जैसे मैं बात कर रही हूँ पहले से ही कि इरिगेशन फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और मोस्टली लोग जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मतलब कब मानसून आएगा, कब उनकी फसलों में पानी आएगा, तो कब मतलब कितना प्रोड्यूस होगा। तो जो पूरी जो डिपेंडेंस है मानसून पे, वो एक इंडियन क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर का एक मेन जो फीचर था वो रहा। और यहाँ पर आप देखा कि अभी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन क्लाइमेट। उसकी वजह से जो बारिश की या आने की जो अनसर्टेनिटी है, लाइक मानसून के आने की जो अनसर्टेनिटी है, वो बढ़ी है। तो उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो दिस इज डिपेंडेंस अपॉन मानसून इज अनदर सैलिएंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर। अब नाउ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। अब जैसे मैंने बात किया था कि यहाँ पर इंडिया में वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हैं, बहुत तरह की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, बट जो मेन जो प्रोडक्शन है वो स्टेपल फूड्स का है, व्हीट का प्रोडक्शन है, राइस का प्रोडक्शन है। एंड जो भी मतलब बिकॉज टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ पर, तो बहुत सारी
तरह की क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। मतलब हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई टेम्परेचर है, पहले सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, 3 तरह के टेम्परेचर्स हमारे यहाँ हैं। तो किस किस तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं? जैसे मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लाइक अफ्रीका, या बहुत ज़्यादा ठंड होती है जैसे यूरोप। तो यहाँ पर उस तरह का टेम्परेचर नहीं है, तो इसलिए बहुत तरह की वैरायटी यहाँ पर उगाई जा सकती है। अब है प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, स्पेशली मैंने पहले भी बताया कि स्टेपल फूड्स जैसे वीट है, राइस है, उनकी प्रीडोमिनेंस है। फूड्स हमारी सब क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा वीट या राइस जो है स्टेपल फूड्स हैं, मेज़ वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है। नाउ सीजनल पैटर्न्स, अब सीजनल पैटर्न्स हैं हमारे यहाँ बिकॉज वही मैंने जैसे बताया था, 3 सीजन्स की वजह से। इंडिया हैज़ 3 डिस्टिंक्ट एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सीजन्स। यू माइट हैव हर्ड ऑब्वियसली खरीफ, रबी एंड ज़ैद। मोस्टली खरीफ या रबी को ही जाना जाता है। अब राइस जो है वो कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप, जहाँ पर वीट जो है रबी क्रॉप है। अब इनका डिटेल भी मैं आगे आपको दूंगी कि कौन कौन सा सीजन होता है ये। मेजर क्रॉप्स एक बार हम फिर से देखते हैं। फूड क्रॉप्स हैं क्रॉप्स दैट आर यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे राइस, वीट, मेज, मिलेट्स और पल्सेस, दालें वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बोलते हैं फूड क्रॉप्स, सबसे ज़्यादा ये उगाई जाती हैं। इंडियन एग्रीकल्चर का साइलेंट फीचर है प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स। अब नाउ कैश क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर गोइंग फ्रॉम साइड आइदर इन द रॉ फॉर्म इन द सेमी प्रोसेस फॉर्म, लाइक कॉटन है, जूट है, टोबैको है, ऑयल सीड्स हैं। ये कैश क्रॉप्स में होते हैं। मतलब इनको स्पेशली मार्केट में अपने कंजम्पशन के लिए ना करके सिंपल मार्केट में बेचने के लिए इनको उगाया जाता है, तो इनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। अब है प्लांटेशन क्रॉप्स, जो कि टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर, ये भी इनसे भी एक तरह से ये भी मार्केट के लिए उगाई जाती हैं, या बहुत कम है कि जो अपने कंजम्पशन के लिए उगाई जाएं, पर ये प्लांटेशन फॉर्म में उगाई जाती है, मतलब प्लांट्स के फॉर्म में उगाई जाती हैं। अब आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है। स्पेशली अभी भी देखा जाए इंडिया कितनी भी ग्रो कर रही हो, पर अभी भी हमारे यहाँ जो सब्जी और फलों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। नाउ साइलेंट फीचर दैट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, तो एक तरह से दोबारा से हम इसको देखते हैं। साइलेंट फीचर कौन कौन से हैं? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर है, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो फार्मिंग है उसमें एक तरह से मैकेनाइज्ड वे में फार्मिंग होती है। डिपेंडेंसी अपॉन मानसून, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स लिए जाते हैं। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं, मतलब बहुत तरह की क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जा रही हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, वही राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस यूज की जा रही हैं। सीजनल पैटर्न जैसे खरीफ और रबी। तो ये सैलिएंट फीचर्स हैं। इनको आपको, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आप ये सब जो पॉइंट्स हैं इनको एलोबरेट करके एक्सप्लेन करोगे। अब मेजर सीजन्स जो हैं, मैंने जैसे बताया खरीफ एंड रबी। खरीफ सीजन जो होता है वो अप्रैल से सितंबर में होता है, जिसमें राइस जो है उगाया जाता है। राइस जो है मेन क्रॉप है। रबी सीजन जो है लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, विंटर सीजन जिसे बोलते हैं रबी को। तो वीट जो है उसमें मेन क्रॉप है। अब मैं आपको कुछ जस्ट मतलब कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी जल्दी जल्दी, जिससे आपको सिंपल पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न है, ठीक है। डेटा इज नॉट लाइक अप टू डेटेड, मतलब बिल्कुल रीसेंट डेटा मेरे पास नहीं होगा यहाँ पे, तो पर फिर भी हल्का सा मैं आइडिया आपको दे रही हूँ। एज वी कैन सी, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। मतलब आप देखोगे सबसे ज़्यादा राइस, व्हीट, सीरियल्स, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स सबसे ज़्यादा है, ओके। पल्सेस प्रोडक्शन इज सेकंड हाईएस्ट। पल्सेस जो है वो स्टेपल्स में आता है, ऑयल सीड्स स्टिल दे कम इन अ कैश क्रॉप्स। सो पर जो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जा रही है लाइक राइस, व्हीट, सीरियल्स, मतलब वैरायटी में वो स्टेपल फूड है, या जो जिन्हें बोलते हैं फूड क्रॉप्स जिनको हम बोलते हैं। तो बट अभी प्रोडक्शन देखिए हमारा धीरे धीरे, जितनी भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर में रिसर्च हुई, तो धीरे धीरे सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ा है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन में पड़ा है। नाउ इंडियन, अब इस ग्राफ को देखिए, प्लीज डोंट बी स्केयर्ड, डरना मत। हल्का सा एक जस्ट आइडिया लो। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऊपर राइस, कॉटन और व्हीट अलग अलग कलर से दिखाए हुए हैं। 2013 का ये डेटा है कि इंडिया में अभी भी कितना कम राइस, कॉटन और व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ जो डेवलप कंट्रीज हैं, और चाइना जो एशिया की, मतलब एक तरह से सेकंड कॉम्पिटिटर है हमारे लिए। तो वो भी कितना उगा रहे हैं, पर इंडिया का जस्ट कितना देखो कि इंडिया कितना उगा पा रहे हैं। इट्स लाइक वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया।
अब इंडिया में आप अब जो लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है आप उस पर देखोगे कि जो एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब आप देखोगे जो ग्राफ है, जो डार्क वाला ग्राफ है, वो कितनी तेजी से नीचे आ रहा है, मतलब वो सीधा 50 से 10% के करीब पे पहुंच गया। पर जो परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स है इन एग्रीकल्चर, वो पहले 60% से ऊपर थी, पर उससे बहुत धीरे धीरे अब सिर्फ 50% से थोड़ी सी नीचे आई है। मतलब अभी भी उतनी नीचे नहीं आई है, मतलब अभी भी इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पर जो प्रोडक्शन है, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बहुत कम है। ओके, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप जब भी अपने एग्जाम्पल्स अपने कुछ जब एलोबरेटिव अपना क्वेश्चंस लिखो तो उसमें आप बता पाओ ये सब चीज़ें। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि अपने वर्ड्स में हम क्वेश्चन या आंसर लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं लिख सकते? मतलब ऑब्वियसली यू कैन राइट, लाइक अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो बुकिश लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज की ज़रूरत है, बट हाँ टर्म्स या फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको चेंज नहीं करने चाहिए। आप फैक्ट्स वगैरह राइट लिखो और अच्छे से लिखो, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करो लिखने की, बट ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब now through India's major economy is dependent on agriculture sector, India is not highest producer of fruit and vegetables। जैसे आप देखोगे कि जो fruit and vegetable में सबसे ज़्यादा एक तो ब्लू है और एक येलो सेक्शन आप देखोगे पाई चार्ट में, तो या तो चाइना है या यूएस है, तो बट इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली रेड वाले पोर्शन से दिखाया हुआ है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में सोचो अभी इंडिया कितना एग्जिस्ट करती है, मतलब सबसे ज़्यादा तो चाइना एंड यूएस ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब नाउ की एग्रीकल्चर स्टेट्स, यहाँ पर सिंपल ये दिखाने के लिए कि कौन कौन सी स्टेट जो है सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। कर्नाटका में क्या क्या होता है, कर्नाटका में मेज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पल्सेस दालें यूज़ होती हैं, दालें प्रोड्यूस की जाती हैं, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश जो है वीट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, असम जो है वो वहाँ पर टी के लिए जाना जाता है कि चाय के बागान बहुत ज़्यादा है, गुजरात में कॉटन बहुत ज़्यादा है, पंजाब एंड हरियाणा में दोनों ही जो फूड ग्रेन्स हैं लाइक दालें भी, वीट भी, राइस भी, सारी चीज़ें पंजाब एंड हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज। अब लार्ज पॉपुलेशन एंश्योर्स हाई डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारे को सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत होगी? फूड ग्रेन्स की, मतलब जो कंजम्पशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होना है यहाँ पे। और अभी जैसे आपने देखा कि हमारा इतना कंजम्पशन नहीं है, अभी भी हम डेवलप्ड कंट्रीज से कितने पीछे। इवन चाइना कितना प्रोड्यूस करता है, चाइना कितना राइस, कितना वीट और कितना वो प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने पहले उसमें दिखाया था। इसमें आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं सब चीज़ें, राइस, कॉटन और वीट। पर इंडिया अभी भी राइस और वीट कितना कम प्रोड्यूस कर रहा है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हम तरफ हैं, तो आप वहाँ पर देखोगे कि सब लोगों को फीड करना जो है, मतलब वो बहुत मुश्किल है। और ऑन कंजम्पशन के लिए ही सबसे पहले एग्रीकल्चर इतना ही कर ले कि जिससे बोलते हैं आत्मनिर्भर होना, कि एग्रीकल्चर उतना तो उगा ले कि अपनी पॉपुलेशन को एटलीस्ट पूरा अच्छे से फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर पाए। अब माइलस्टोन इन एग्रीकल्चर, अब देखो हम आएंगे कि क्या क्या माइलस्टोन्स रहे हैं। यहीं पर आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन। आप कल लोग बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे मुझसे ग्रीन रिवोल्यूशन पे। ऑब्वियसली जो क्लास में अगले दिन पढ़ाऊंगी तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, पढ़ा तो सभी रहे हैं, और जितनी मेरे पास क्लासेस आएंगी आई विल ट्राई टू कवर द थिंग्स, बट ऐसे 2 घंटे बहुत लिमिटेड टाइम है, उसमें सारा कोर्स मैं फिनिश नहीं करा सकती। एग्रीकल्चर भी जिसमें आपको पढ़ा रही हूँ, एग्रीकल्चर और अभी इंडस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, मतलब मेरे लिए भी रेस्ट्रिक्शन है कि मैं आपको बहुत एलोबरेटिव वे में नहीं बता सकती, क्योंकि कितना बता दूंगी मैं आपको, फिर टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे। तो यू हैव टू रीड, आप मेरे से कॉन्सेप्ट समझो और अपने आप पढ़ो, और उसी दिन कोशिश करो कि आप उसी दिन पढ़ो जिस दिन मैंने पढ़ाया है आपको, ताकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ें क्लिक हो जाएं जब आप बुक से पढ़ो, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन देखो 1968 में आया, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन 1996, ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? वाटर और फिश से। वाइट रिवोल्यूशन हुआ, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड था। येलो रिवोल्यूशन हुआ जो कि फ्लावर्स और एडिबल और ऑयल सीड से रिलेटेड था। बायोटेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया जो कि अभी इस टाइम पे चल रहा है। आईसीटी रिवोल्यूशन आया जो कि वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का, कम्युनिकेशन का यूज़ करना, वो भी अभी के टाइम पे है, लाइक आफ्टर 2000। तो ये माइलस्टोन्स हैं।
अब नाउ आई डील विद ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन कि हम लोग इतनी बात कर रहे हैं और इतने क्वेश्चंस इस पे आ रहे हैं कि सब लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन. सो 18th सेंचुरी के करीब अगर आप देखो जो फार्मिंग के जो टूल्स थे, मतलब हमें पता चल रहा था कि जो फार्मिंग है बढ़ती पॉपुलेशन को इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी या इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी. सब लोगों को फीड करने के लिए देयर शुड बी समथिंग, रिसर्च की ज़रूरत है. इस एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने की ज़रूरत हुई. तो एट दैट टाइम ग्रीन रिवोल्यूशन की ज़रूरत हुई, जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब था एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी किस किस तरीके से होनी चाहिए. ग्रीन रिवोल्यूशन की तो पहले ज़रूरत क्यों थी? ज़रूरत इसलिए थी कि उस वक्त जो पॉपुलेशन थी, वो जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत लो थी. वो इतनी पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म में मतलब एक फीड करने के लिए एनफ नहीं थी. मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए था कि प्रोडक्टिविटी और बढ़े ताकि बढ़ती पॉपुलेशन से को टैकल किया जा सके, कि किस तरह से सबको फीड किया जा सके. तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो है 1960 से 70s के बीच में, 1968 में आया था. 1960 से 70s के बीच में इसके ऊपर पूरा रिसर्च की क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए. तो मेन टारगेट जो था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाना था. तो इस टाइम पर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए फार्म टेक्नोलॉजी में. अब फार्म टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देखो. अब कहीं पर भी खेती हो रही है, बढ़ाने के लिए, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है. पहले बीज यूज़ होते हैं. तो बीजों की जो मतलब अच्छे बीज की जो क्वालिटी जिससे बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उनको यूज़ किया जाने लगा. फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स थे उनको यूज़ किया जाने लगा. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जैसे मशीन्स हैं या स्प्रिंकलर्स हैं, या मतलब जिस तरह से भी जो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ करना. तो सारी नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी. अब जो ग्रीन रिवोल्यूशन की जो टर्म दी थी वो डॉक्टर विलियम गैन ने दी थी, एंड इम्प्लीमेंटेड बाय जो यहाँ पर जो थे इंडिया में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. तो यहाँ पर मोस्टली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को. और नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो भी थे. बेनिफिट्स क्या क्या हुए अब ग्रीन रेवोल्यूशन के, मतलब जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स टेक्नोलॉजी जो लाई गई, जो न्यू केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह लाए गए, उनसे उनसे क्या फ़ायदा क्या हुआ. तो ग्रीन रिवोल्यूशन में एक तो मेन कंपोनेंट था हाई यील्डिंग वैरायटीज, HYV सीड्स जिन्हें हम बोलते हैं. HYV सीड्स क्या हैं? पहले जो बीज कम प्रोड्यूस कर रहा था या कम प्रोडक्टिविटी जिससे हो रही थी, अब उनमें रिसर्च की गई. जो सीड्स की जो बीज की वैरायटी है उनमें रिसर्च की गई, नए नए तरीके के बीज उगाए गए, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस की गई. तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, मतलब जो ज़्यादा उगा सकते थे, उनको बोलते हैं हम हाई यील्डिंग वैरायटी. हाई यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है उनकी. तो और स्पेशली इनकी ये डिजीज़ से भी फ्री होते थे. मतलब जो नॉर्मल सीड्स से जो फसलें उगती हैं उनमें बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती थी. तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में स्पेशली जब उनको उगाया गया रिसर्च के द्वारा या जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के द्वारा जो भी उनको मतलब पैदा किया गया, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में जो डिजीज़ थी क्रॉप्स में वो ज़्यादा नहीं होती थी. अब नाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ मेजर अचीवमेंट फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज. और बहुत नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी थी एग्रीकल्चर की. तो एक तरह से ये सक्सेसफुल था. सेम लाइक जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर में, मतलब कंपैरेटिव टू डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ पर थोड़ा लेट हुआ, बट स्टिल यहाँ पर फूड सिक्योरिटी में ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत हेल्प किया. लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल जो उस टाइम पे अबव पॉवर्टी आए, मतलब जो गरीबी रेखा से ऊपर आए. मतलब मैंने बोला है कि देखो चीज़ें जो हैं, गरीब हमेशा गरीबी कम हुई है, पर रिलेटिवली कम हुई है. मतलब जो पहले साल में थी 1950 में थी उससे कम हुई है, बट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, और अभी भी इट्स लाइक टू मच. तो रिलेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले सालों से कम हुई है, बट अभी भी गरीबी उतनी ही है. तो ये ध्यान आप थोड़ा सा रखें रिलेटिव चीज़ों का. अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ऑब्वियसली जो बहुत सारे गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए. अब जो लार्जेस्ट बेनिफिट्स ऑफ द पुअर मोस्टली इनडायरेक्ट था, मतलब
क्योंकि जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो फूड प्राइसेस जो थे वो कम हो गए। मतलब पहले महंगा मिल रहा था गेहूँ या राइस, अब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उनके प्राइसेस कम हो गए, तो गरीब जनसंख्या के लिए ईजी हुआ फूड को लेना। इंक्रीज माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो फार्मर्स थे वो मतलब ये सोचने लगे कि रूरल जो नॉन फार्म इकोनॉमी है उसमें भी चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने एक तरह से माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अब जो डायरेक्ट बेनिफिट्स थे वो पुअर का ये था कि ग्रेटर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, लेबर की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो एक तरह से एग्रीकल्चरल जो एम्प्लॉयमेंट था, एम्पावरमेंट था, वो भी बहुत बढ़ा और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाने लगी। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी है, सीड्स हैं, तो स्पेशली वो ज़्यादा लोगों को मौका दिया उसकी प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा उठाने का, या मार्केट जो है फसल का मार्केट में बेचकर उससे प्रॉफिट कमाने का ज़्यादा लोगों को मौका मिला। अब ना एग्रीकल्चर बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन ऑब्वियसली लिमिटेड था, सारा कुछ डिपेंड रेनफॉल पे ही था। अब हाई एनफ डे लेंथ में, मतलब जो फर्टाइल लैंड थी, मतलब जितना जो एक उपजाऊ भूमि है जिससे हम बहुत सारा उगा सकते थे पर पहले नहीं उगा पा रहे थे। तो बाद में जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, स्पेशली इरिगेशन में भी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में भी, और हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स में ये भी था कि जो पहले सीड्स को, जो पहले जो फसल होती थी उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी। हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स में पानी की ज़रूरत भी बहुत कम हुई। तो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो था वो हुआ। पहले ये प्रॉब्लम थी कि पूरा डिपेंड था मानसून पे ही, और फूड प्रॉब्लम्स ने पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले फूड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी कि मतलब इतना पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, सबको किस तरह से फीड किया जाएगा। बट बाद में देखा कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो सबसे जो बड़ी टेंशन थी पॉपुलेशन को फीड करने की, वो दूर हो गई। आई हैड रिटन इन लाइक, मैंने सारी स्लाइड्स पे बहुत एलोबरेटिव वे में लिखा हुआ है और ये मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी उस पर टीम सॉफ्टवेयर पे, नॉट बाय ईमेल। ओके, या ओके, आई जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, थोड़ा मुझको भी एनर्जी की ज़रूरत है। यू जस्ट हैव अ लुक, लाइक एक बार एग्रीकल्चर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन आप ये स्लाइड पढ़ो। So now the adoption of HYV seeds occurred quickly. मतलब HYV सीड्स सब लोगों ने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिए थे। 1970s से 20% ऑफ द व्हीट एरिया और 30% ऑफ राइस एरिया जो उगाया जाता था वो HYV सीड से उगाया जाता था। तो the share had increased to about 70% of both crops. जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो HYV जो सीड्स थे वो सबसे ज़्यादा राइस और व्हीट क्रॉप के जो सीड्स थे मतलब उनको फ़ायदा हुआ, और 20% व्हीट एरिया और 30% ऑफ राइस एरिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ़ायदे में आया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। yields of rice and wheat virtually doubled, मतलब एकदम से डबल हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह, जो HYV सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स था, इरिगेशन फैसिलिटीज थी, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, लाइक मशीनरीज थी, तो उससे एकदम से डबल हो गया था व्हीट और राइस का प्रोडक्शन। हायर यील्ड होने लगी थी, जो फार्मर्स की जो थी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगी, क्योंकि जो जब ज़्यादा यील्ड होगी तो ऑब्वियसली अपने कंजम्पशन के बाद भी बहुत सारा प्रोड्यूस बचेगा जिसको मार्केट में बेचा जाएगा और जिससे फ़ायदा होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर्स का जो एक तरह से इनकम भी बढ़े, एंड विथ फास्टर ग्रोइंग वेराइटीज एंड इरिगेशन दे ग्रू मोर क्रॉप्स ऑन ईच लैंड ईच ईयर। मतलब धीरे धीरे एक तो HYV सीड्स थे ही, इरिगेशन फैसिलिटीज भी साथ साथ बढ़ रही थी, तो डिफरेंट तरह की क्रॉप्स भी उगाई जाने लगी, और सीरियल का जो प्रोडक्शन था, पल्सेस का जो प्रोडक्शन था वो भी धीरे धीरे डबल होता गया। तो यहाँ पर जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो जो पर पर्सन जो कैलोरी अवेलेबिलिटी है फूड की वो इंक्रीज हुई। मतलब एक पर्सन को जितना फूड खाने की ज़रूरत है पहले उतना अवेलेबल नहीं था, अब वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 30% बढ़ गया। नाउ इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज और में एग्रीकल्चर मशीनरी सेक्टर में स्पेशली इन्वेस्ट किया गया।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, जैसे मैंने बोला था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हमने यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया, तो बाहर की कंपनीज भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हुई। एंड यहाँ पर हमारे पास फॉरेन वो भी आने लगा मनी। अब किसी ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज जस्ट मुझे हल्का सा याद आ रहा है क्वेश्चन ये कि फॉरेन करेंसीज जो हैं किस तरह से फ़ायदा करती हैं इन मतलब हमारी इकोनॉमी में। तो ऑब्वियसली व्हेन वी आर हैविंग फॉरेन करेंसीज, हमारे लिए एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए सस्ते हो जा रहे हैं। मतलब हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी है, तो हमें फ़ायदा ही होगा उस चीज़ का, और वो हमारी इकोनॉमी में एक तरह से सपोर्ट ही करेगी। So now, sorry, come back to agriculture. So the agriculture sector in India is expected to generate better momentum for next few years. Increase investment in agriculture infrastructure, irrigation facilities. तो जो investment target किया है agriculture में, irrigation facilities पे, warehousing and cold storage. Warehousing और cold storage की क्यों हमको ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उनको रखने के लिए वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ी कि कहाँ रखेंगे, मतलब इतना प्रोड्यूस उसको, ताकि वो वेस्ट नहीं हो। तो एक तरह से यहीं पर फूड कॉरपोरेशन जो इंडिया का है वहाँ पर भी उसका रोल भी यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट था। तो जो वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज स्पेशली फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बिकॉज पेरिशेबल होती हैं, ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रख पाएंगे, सड़ जाती हैं, तो उन चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेजेस की ज़रूरत हुई। और अभी भी अगर आप देखो तो अभी भी यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज हैं एग्रीकल्चर में, मतलब इंडिया में बहुत कम है। सो इन्वेस्टमेंट जो टारगेट किया गया वो गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में किया गया, जो कि एक इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेजेस हैं। ओके, सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस करने की ट्राई की गई। मतलब जो एक फार्मर है जो अपने वहाँ से किस तरह से बाहर मतलब मार्केट तक अपनी क्रॉप्स को लाता है, जो मिडिल मैन वाला जो फिलॉसफी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। स्पेशली टैक्स जो है फार्मर्स के लिए बिल्कुल निग्लिजिबल किया गया, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी लाई गई ताकि पर यील्ड जो है, मतलब पर जो मतलब जो एक जिस तरह से हम लैंड को मेजर करते हैं, तो यील्ड जो है वो बढ़ सके। 12th 5 ईयर प्लान में तो स्पेशली जो फूड ग्रेन स्टोरेज की कैपेसिटी को 35 मिलियन टन एक्सपेंड करने तक का टारगेट रखा गया। तो एक तरह से ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट का ऑन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस एंड जेनेटिकली इम्प्रूव सीड्स, तो यहाँ पर उन चीज़ों ने भी एग्रीकल्चर में उसका प्रोड्यूस बढ़ाने में बहुत हेल्प किया। अब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर योजना भी कुछ आई, जस्ट टू मेंशन द नेम्स, आपको इतना डिटेल में जाने की इनकी ज़रूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, सोनी योजना, ग्रामीण भंडारण योजना, जूट टेक्नोलॉजी मिशन, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अब जस्ट लाइक इन बिटवीन आई जस्ट चेक द क्वेश्चंस। आई थिंक आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लो इनकम? देखो मैं उस पर भी आऊँगी, जस्ट वेट, विल यू ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ मच टू राइट इन अ डिफरेंट पेपर। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट पेपर्स में लो इनकम भी एग्रीकल्चर की जो होगी वो भी मैं अभी डिस्कस करूँगी कि क्यों है। और ग्रुप का पता नहीं है, प्लीज़ टॉक टू, एक बार टीम में आप चेक करिएगा आप लोगों के ग्रुप हैं, और ग्रुप जिन्हें नहीं मिलता है फर्स्ट ट्राई करना है कि ग्रुप मिल जाए। ओके, फिर मुझे ईमेल करना, अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा तो मुझे करना ही पड़ेगा आप लोगों की हेल्प। आई डोंट वांट यू टू सफ़र, बट स्टिल फर्स्ट चेक, क्योंकि ग्रुप है यहाँ पर मुझे सिंपल ग्रुप पे शेयर करना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे इंडिविजुअली मतलब 200 से भी ज़्यादा बच्चों को रिप्लाई करने, मतलब तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी। आप ग्रुप में जो ऐड नहीं है उनके लिए देखा जा सकता है, बट फिर भी आप चेक करें क्योंकि आपको पता भी है या नहीं मेन कॉजेज ऑफ, ठीक है, ये बार बार एक ही सवाल आ रहा है। आई एम जस्ट चेकिंग क्वेश्चन एंड आंसर इन बिटवीन, आई होप गाइस यू डोंट माइंड इट, बिकॉज कभी कभी पता नहीं चलता कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक सिंपल एक पर्सन ने बोला वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक मेरी साइड से तो इंटरनेट अभी सही है। What is the name of the group of the teams? I think BCom थर्ड ईयर करके नाम है ग्रुप का।
और जो SOL की टीम है उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है, साइलेंट फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। देखो मैंने बोला था जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है वो एक अनदर चैप्टर है, अनदर टॉपिक है। आई थिंक आई विल बी नीडिंग अनदर क्लास फॉर दैट, और आप SOL से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग की क्लास लेने के लिए रेडी हूँ उसके लिए। बट अगर मैं यहाँ पर बताऊंगी तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई द टॉपिक, ठीक है। तो अभी कम बैक टू एग्रीकल्चर। लाइक सुन, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सबसे ज़्यादा 11th 5 ईयर प्लान में आया। इसने भी एम किया, मतलब जो प्लान्स थे ना, कुछ स्कीम्स थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया एग्रीकल्चर को, वो था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इट एम्स एट एनहांसिंग प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाय 10 मिलियन टन्स, मतलब एकदम से बढ़ाने के लिए। और फिर स्पेशली इन्वेस्टमेंट भी जो पूल किया इन चीज़ों के लिए, जो भी टारगेट रखा गया 10 मिलियन टन बढ़ाने के लिए। जो राजीव कृषि विकास योजना थी उसका भी आउटले बहुत ज़्यादा रखा गया, मतलब जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मनी रखा गया वो भी बहुत ज़्यादा रखा गया। इसमें टारगेट किया गया कि जो मतलब इंसेंटिवाइज, जिन स्टेट्स को इंसेंटिव्स की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प की जाए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब FDI अलाउ किया गया। FDI में भी था कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया कि बाहर की कोई भी कंपनी यहाँ पर आ सकती है, they can purchase the land and they can produce. So एक तरह से FDI सेक्टर को 100% खोल दिया गया एग्रीकल्चर में। अब प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर, देखो आपने अभी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लो इनकम एग्रीकल्चर में के क्या रीजंस है। तो दिस इज द मेन थिंग, लाइक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद भी कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी तक बने हुए हैं। एक तो स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एकदम से हाइप आया था, पर अब स्टैग्नेट हो गया, मतलब अब और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि प्रोडक्टिविटी जो है मतलब पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है अभी भी इंडिया की एग्रीकल्चर में डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंपैरिजन में बहुत कम है। एक आया सोयल एग्जॉशन, मतलब सोयल में इतने न्यूट्रिएंट्स बचे ही नहीं, क्योंकि फार्मर्स को अच्छी टेक्निक्स का पता नहीं है, टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कि सोयल के न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, किस तरह से क्रॉप रोटेट किया जाए, वही जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं आजकल। अभी ये पॉपुलर हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट पहले ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए सॉइल को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया गया, उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। तो अब जो है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत स्टेगनेंट हो गई है, कम प्रोडक्टिविटी है। नाउ डिक्रीज इन फ्रेश ग्राउंड वाटर। आप अभी सुनते आ रहे होंगे, हर जगह हम न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो घटता जा रहा है, बिकॉज इरिगेशन के टाइम पे जब पानी में या मतलब इलेक्ट्रिसिटी में वो दिया गया, रिबेट दिया गया फार्मर्स को, तो स्पेशली बोला कि जो ग्राउंड लेवल वाटर का यूज़ किया गया वो मतलब एक तरह से मशीन्स, मतलब जो वेस्ट किया गया वाटर को, क्योंकि बिजली फ्री थी तो जनरेटर चलते रहते थे और ट्यूबवेल चलती रहती थी, पानी आता रहता था, तो उनको वेस्ट किया गया, मिस यूटिलाइज किया गया। स्पेशली अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स जो कि पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में, जहाँ पर बिग फार्मर्स, उनको बोला जाता है कि जो सब्सिडी दी गई इलेक्ट्रिसिटी में उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर यूज है, जो इरिगेशन का जो एक वो था, उसको मिस यूटिलाइज किया गया, ओवर यूटिलाइज कर दिया गया। अब आया एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो अभी भी लो इनकम के मेन एक ये कारण है कि जो एग्रीकल्चर की जो मार्केटिंग है, मतलब एक जो फार्मर जो गांव में उगा रहा है और फिर दैट फार्मर इज कमिंग टू द अर्बन एरियाज और द इन द मार्केट एरिया, उसके लिए बहुत मुश्किल है। मिडिल मैन बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो कम है, वेयर हाउसेस कम है, और कोल्ड स्टोरेजेस कम है, तो एक फार्मर के लिए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ लाइक एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है वो भी एक लो इनकम का कारण है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो क्रॉप्स को एकदम से बेचना पड़ता है और कम पैसे पे ही बेच देना पड़ता है। कॉस्टली फार्म इनपुट्स, जो कि भी HYV सीड्स हैं, अब ऑब्वियसली आप फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो, HYV सीड्स खरीद रहे हो, वो सस्ते तो मिलते नहीं हैं, तो मतलब जो नॉर्मल उससे है वो ज़्यादा मिलते हैं, तो जो फार्म इनपुट्स हैं वो भी कॉस्टली हैं। अब जब फार्म इनपुट्स कॉस्टली होंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो ऑब्वियसली पहले आपको इनपुट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और उसके कंपैरिजन में आप अगर प्रॉफिट देखोगे तो दैट विल बी वेरी लो।
अफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अभी जो मतलब आप देखोगे कि जो ग्लोबल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे है, बिकॉज सीजन्स चेंज हो रहे हैं और मानसून की अनसर्टेनिटी हो गई है, इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में। ओके तो इसी वजह से एक तरह से जो लो इनकम है वो अभी तक चल रही है, बिकॉज क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है उस पर रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आगे कैसे बढ़ाई जाए। फार्मर सुसाइड यू ऑलरेडी नो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब फार्मर्स जो है मोस्टली अगर जो लोन ले रहे हैं कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर जो अगर कोई इंश्योरेंस नहीं करवाते क्रॉप्स का, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, क्रॉप फेलियर हो जाती है, तो उस वजह से या कम नॉलेज होने की वजह से और ज़्यादा बर्डन होने की वजह से लोन का यहाँ पर फार्मर्स बहुत सुसाइड करते हैं कुछ एरियाज में, लाइक आंध्र प्रदेश के कुछ केसेस अभी लास्ट ईयर और लास्ट जो ईयर्स थे उनमें न्यूज़ में आए थे। अब शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, जैसे यहाँ पे आप उससे देख रहे हो कि 2009 से लेकर 2012 तक धीरे धीरे कम होता गया। ओके तो ये आप देखोगे कि एग्रीकल्चर अभी भी इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में हैं, बट स्टिल जीडीपी में जो है उसका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट शेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखो अभी भी आपकी एग्रीकल्चर जो ब्लू में है और सर्विसेज सेक्टर में देखोगे रेड में है, तो मतलब अभी भी सबसे ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं। बार से आपको पता चल रहा होगा ब्लू बार से। नाउ आते हैं हम एमएसपी पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक वो प्राइस है कि जो कि कुछ क्रॉप्स के लिए डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन, कि कोई भी सीजन हो और वो भी सोइंग सीजन में स्पेशली डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो रिकमेंडेशन देती है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को रिकमेंडेशन देती है उसके लिए कि जितना भी जो प्रोडक्शन हो उसका इतना तो प्राइस जो है, अगर फार्मर्स को बेचना ही पड़े तो इतना तो प्राइस मिलेगा ही, इससे कम नहीं मिलेगा। मतलब एक बार क्रिएट कर दी जाती है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो फार्मर्स को नुकसान नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्राइसेस ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा सप्लाई होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, फिर फार्मर्स को नुकसान होगा। तो फार्मर्स के लिए जो इंसेंटिव नहीं होगा आगे प्रोड्यूस करने के लिए कि भाई हम क्यों प्रोड्यूस करें जब प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उनको मतलब आगे इंसेंटिव रहे एक तरह से, मतलब प्रोड्यूस करने का। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव था टू सपोर्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर जो फार्मर्स हैं मतलब वो मार्केट में भी नहीं बेच पा रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उनसे एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस पर फूड ग्रेन्स ले सकती है अगर वो मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए दिया गया फार्मर्स को ताकि वो और गरीबी में नहीं आ जाएं, ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, मार्केट एक्सेस ना करने की वजह से, मतलब उनको उतना तो मिले ही अमाउंट जो है। और गवर्नमेंट जो है एजेंसीज मोस्टली परचेज द एंटायर क्वांटिटी ऑफर्ड बाय द फार्मर एट द अनाउंस्ड मिनिमम प्राइस। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसी पे गवर्नमेंट कभी कभी फार्मर्स से पूरा क्रॉप उठा भी लेती है। तो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस, द एमएसपी सर्व्ड एज अ फ्लोर प्राइस, मतलब एक लेवल रखा गया प्राइस का कि हाँ ये जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। प्रोक्योरमेंट जो प्राइस था वो था खरीफ और रबी सीरियल्स के लिए कि जिस पे प्रोक्योर किया जाए उसको एफसीआई के द्वारा। मतलब एफसीआई जो है बोल रही है कि हम आपको प्रोक्योरमेंट प्राइस देंगे, मतलब आपकी फसलों को हम संभाल के रख लेंगे यहाँ पर, बट बेचोगे आप ही, अब जब बिकेगा तो हम आपको तब वो दे देंगे। तो जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था वो भी डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो these progress of two official prices being announced continued with some variation, मतलब 1973 और 74 में ये अनाउंस किए गए थे इन केस ऑफ पैडी। इन केस ऑफ वीट ये 1969 में एक तरह से हटा दिया गया था एमएसपी, फिर से 1974 और 75 में एमएसपी आने लगा। अब जो था एमएसपी को रेगुलर से बढ़ाने की डिमांड होती रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ाया जाए, स्पेशली जहां पर बफर स्टॉक किया जा रहा है वीट का, एमएसपी को बढ़ाया जाए। अब डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है कि जो मिनिमम जो मनी ये रखा गया, मिनिमम जो प्राइस रखा गया है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है,
इनपुट्स के प्राइसेस क्या हैं, इनपुट और आउटपुट में कितना डिफरेंस है, मतलब कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना आउटपुट आ पा रहा है, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है किस जगह का, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है एमएसपी को। जो एग्रीकल्चर जो कमीशन है वो डिसाइड करती है, कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन, जो कि रिकमेंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। तो कौन कौन सी क्रॉप्स कवर्ड हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं, 7 क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब मैंने लिख रखा है। आई जस्ट लाइक फिनिश बिकॉज मुझे आगे इंडस्ट्री भी पढ़ानी है आपको, तो मैं ये स्किप कर रही हूँ। इश्यूज रिलेटेड टू एमएसपी, अब क्या क्या इश्यूज थे कि भाई क्यों प्रॉब्लम्स एमएसपी में आने लगी। Currently, farmers, besides numerous other input subsidies, are getting crop-specific support. मतलब एक तो क्रॉप स्पेसिफिक सपोर्ट है, मतलब इसी क्रॉप को मिल पा रहा है पर जो दूसरी क्रॉप्स हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरह से डिस्पैरिटी बहुत थी कि कुछ फार्मर्स को जो कि ये पर्टिकुलर क्रॉप उगा रहे हैं उनको इनपुट में सब्सिडीज दी जा रही हैं, उनको फ़ायदा हो रहा था, बट बाकी दूसरे फार्मर्स को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। सपोर्ट शुड बी क्रॉप न्यूट्रल, मतलब वो कुछ लोगों का कहना है कि वाई ओनली सीरियल क्रॉप्स, वाई ओनली दीज क्रॉप्स, सभी में फिर एक एमएसपी डिसाइड कर देना चाहिए। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो फार्मर्स हैं उनको सेम सपोर्ट नहीं मिल पाया जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगा रहे हैं। फार्मर शुड गेट सपोर्ट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस्ड मार्केट प्राइसेस, मतलब एक करा गया कि जो फार्मर्स को एक जब बहुत ज़्यादा मार्केट में इम्परफेक्शंस हैं, जब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है रादर देन एमएसपी की। तो ये क्रिटिकल एक लुक है एमएसपी का। तो इसको एमएसपी को देखा गया है डिस्टॉर्टेड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन इधर मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, उस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है एमएसपी डिसाइड करने में। जो अगर ह्यूज स्टॉक है उसका, तो एमएसपी को कम रखा जाता है, जो कि रेगुलर फार्मर्स की साइड से रहा है कि उसका प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाई जाए, इससे ज़्यादा प्राइस रखा जाए। आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब एकदम से महंगाई जो है वो नहीं रुक पाती है। बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस की वजह से एमएसपी जो है ओनली, इट्स नॉट एन ओनली सॉल्यूशन फॉर रिड्रेसल ऑफ फार्मर्स। अब नाउ डिस्टॉर्टेड प्रोडक्शन, इन सबको मैंने डिटेल में यहाँ पर लिख रखा है। आई प्रोवाइड यू द slides, so I'll just skip it. Now cold storages of India has around 6300 cold storage facilities, 30.11 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है उनकी कि इतना स्टोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोटैटो स्टोर हो सकते हैं, जो वेयर हाउसेज है उसके लिए ज़्यादा हैं। बट अभी भी आप देखो कि जो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हैं वेयर हाउसेज की, वो या तो उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में है। बट अगर बिहार, उड़ीसा या गरीब स्टेट्स को देखा जाए तो स्पेशली वहाँ पर वेयर हाउसेज की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। तो नाउ अगेन आई कम टू द कोल्ड स्टोरेज। सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज किसके लिए चाहिए होता है? ब्लू एरिया किस में दिखा रहा है? हॉर्टिकल्चर, स्पेशली जो कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को चाहिए होता है। अब नाउ आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, आउट ऑफ कंट्रोल एमएसपी जो है, एज वी हैव सीन इनिशियली एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस वर केप्ट लोअर इन रिलेशन ऑफ मार्केट प्राइस, मतलब हमेशा मार्केट प्राइस से एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस को लोअर रखा गया है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है फार्मर्स के लिए। क्योंकि अगर उनके पास मौका है मार्केट में बेचने का तो वो मार्केट में बेच सकते हैं, बट ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है और दूसरी कॉस्ट है, उसकी वजह से उनको एक तरह से नुकसान होता है, उनको एमएसपी पर बेचना पड़ता है गवर्नमेंट को, और उनका प्रॉफिट कम होता है। और इसी वजह से मतलब जिस तरह से जो शॉर्टेजेस होती हैं मार्केट की, मतलब गवर्नमेंट के पास एक स्टॉक क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि मार्केट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जो फार्मर्स हैं, और मोस्टली गवर्नमेंट को परचेज करना पड़ रहा है एमएसपी पे, क्योंकि फार्मर्स के पास ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या वेयर हाउसेज नहीं है स्टोर करने के लिए। तो इस वजह से फूड ग्रेन का एकदम से प्राइसेस बढ़ जाता है। Now I'll come to backwardness in agriculture. अब एग्रीकल्चर में जो था, any industry grows when it adapts competitive environment. एग्रीकल्चर में competitive environment की हमारे यहाँ बहुत कमी है अभी भी। न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। इंपोर्ट जो वनरेबिलिटीज़ हैं, मतलब अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर है उसको प्रॉब्लम नहीं हो, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिस्टम जो है कि एक मार्केट में क्रॉप्स का जो एक बहुत ज़्यादा वो क्रिएट कर देता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है मार्केट में, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सॉइल डिग्रेड हो रही है,
न्यूट्रिएंट जो मिट्टी से ख़त्म हो रहे हैं उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। फार्मर्स का जो एक तरह से पॉलिटिकल जो नेक्सस बन गया है कि बिग फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, स्मॉल फार्मर्स को कम फ़ायदा हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दिस ऑल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी वजह से कम होता है बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसमें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मेन कमी है उसकी वजह से प्राइवेट जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करने से कतराते हैं एग्रीकल्चर में। अब मेजर चैलेंजेस अगेन स्टैग्नेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये सिंपल जो पिछली स्लाइड्स मैंने बताई थी उसको डिटेल में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। फार्म इनपुट्स की हाई कॉस्ट है, सोयल एग्जॉशन हो चुका है, डिप्लीशन फ्रेश ग्राउंड वाटर का हो चुका है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन का एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पे क्यों पड़ा? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि बाहर की जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली जो बाहर के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सब्सिडीज मिल रही हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट करना इजी हो गया रादर देन यहाँ से, मतलब यहाँ पर प्रोड्यूस करना। तो एक तरह से डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर है उसको कंपटीशन उसके लिए बढ़ा और एक तरह से थ्रेट बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन से एग्रीकल्चर पर। अब प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है कि जितनी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की, वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एग्रीकल्चर इतना प्रोड्यूस करे कि सब लोगों को वो फीड कर सके और उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सबको मिल सकें, जो पर कैपिटा न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की वो बढ़ सके। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फेस बाय इनिशियल फूड सिक्योरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, स्पेशली इंडिया का सबसे बड़ा अभी चैलेंज यही है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे सर्वाइव किया जाए। फार्मर सुसाइड ऑब्वियसली एक अनदर चैलेंज है कि किस तरह का ये जो लोन है, मतलब फार्मर्स को किस तरह का इंश्योरेंस दिया जाए और कितने लोन दिए जाएं, किस तरह से सपोर्ट किया जाए ताकि फार्मर्स सुसाइड नहीं हो मास लेवल पे। सो ये दिस इज द अनदर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर। Now we'll come to sorry, it's like policy. Yeah, industry and industrial policy in India. Please forgive me for the mistakes. कभी-कभी spelling mistake हो जाती है when you are making slides. So introduction. अब now we'll come to industry. I'm sorry I have to like rush. मैंने बहुत जल्दी पढ़ा है because starting के 20 minutes उसमें चले गए हैं और मैं बीच-बीच में आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, तो sorry. अब मैं industry start कर रही हूँ. Just have a look of the slide. I'll sip water. हाँ या obviously I'm like taking a sigh because बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब बोलने के लिए। So now I'll come to the introduction. Industry का देखा जाए कि the term industrial policy refers to the government policy towards development of industry. क्या है industrial policy और industry क्या मतलब क्यों जरूरत पड़ी industrial policy की? इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, बिकॉज हमें पता था कि उनका जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होना चाहिए। अभी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉय करें, वो बहुत प्रॉफिटेबल करें, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, पर उसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत थी। एक पॉलिसी जो कि इंडस्ट्री में और दूसरी नई इंडस्ट्रीज को भी आने दे और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिकेट्स द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल सेक्टर्स। वहाँ पर क्या क्या उन्होंने देखा कि एक तरह से कैपिटल जो है इंडस्ट्रीज को वो इजी रहे, बिजनेस करना उनके लिए इजी रहे और रेगुलेटेड नहीं हो, ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो, ताकि नई इंडस्ट्रीज भी आ सके मार्केट में। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश डेज मोस्टली ये होता था कि लेजर्स फेयर होता था, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। एक तरह से स्पेक्टेटर की तरह होते थे कि सुपरवाइजर है बस वो देख रहा है कि क्या क्या चल रहा है। बट इंडिपेंडेंस के बाद मोस्टली ये देखा गया कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एक तरह से ज़रूरत पड़ी। अच्छा, जो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में डिफरेंस, वो यहाँ पर 1956 की पॉलिसी अभी दिखाई जाएगी तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है उसमें। अब नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय गवर्नमेंट। मतलब इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई उसका क्या मतलब था। पॉलिसीज स्पेशली आई रेगुलेट करने के लिए, एक किस तरह का प्रोसीजर रखना चाहिए, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर प्राइजेस में कंट्रोल किया जाना चाहिए तो किस तरह का कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो जो मोस्टली जो रेगुलेट करने के लिए या एक तरह से इंडस्ट्री को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई उनको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नाम देते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, टैरिफ पॉलिसी, क्या क्या फिस्कल पॉलिसी मतलब कितना टैक्स लगाना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कहाँ पर कितना लोन मिलना चाहिए, टैरिफ पॉलिसी मतलब अगर ट्रेड हो रहा है प्रोडक्शन का या किसी प्रोडक्ट का तो उसमें क्या टैरिफ लगना चाहिए, लेबर पॉलिसी की जो इंडस्ट्री में जो लेबर लगाई हुई हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था एक तरह से मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया कि वेलफेयर भी हो और प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक्सेलरेट द ओवरऑल रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो बढ़ानी थी इंडस्ट्री के द्वारा। एक्सपेंडिंग द इंडस्ट्रियल बेस, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाने का वो था, टारगेट रखा गया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो बहुत ज़्यादा। और किस किस तरह से किया गया वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप ऑब्जेक्टिव्स पे कंसंट्रेट करें कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि अगर अब नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और गरीबी भी हटाई जाएगी। अब प्रिवेंटिंग मोनोपोलिक्स, मतलब जो कि मोनोपोली है मतलब सिंगल प्रोड्यूसर्स हैं उनको हटाने के लिए सोचा गया कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ाया जाए जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो और वेलफेयर ज़्यादा हो। कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को एनकरेज किया गया एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। प्रमोटिंग ऑफ बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब हर सेक्टर को, लार्ज स्केल सेक्टर जो है, स्मॉल स्केल सेक्टर जो है, मीडियम सेक्टर जो है, उनको सबको इक्वली बेनिफिट हो, तो एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच रखी गई। प्रमोटिंग लिंकेजेस विद अदर सेक्टर्स, मतलब जैसे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसका सर्विसेज के साथ क्या लिंकेजेस हो सकता है या किस तरह से एग्रीकल्चर के साथ लिंकेजेस हो सकता है, तो जो लिंकेजेस थे दूसरे सेक्टर्स के साथ इकोनॉमी के उनको बढ़ाने की कोशिश की गई। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड 1948 से अभी तक जो है, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, अचीविंग अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब अगर हम इंडस्ट्रीज बढ़ भी रही हैं तो वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट पे वर्क करें। प्रिवेंटिंग अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब ऐसा भी नहीं हो कि जो सारी पावर कुछ ही लोगों के पास चली जाए, कुछ ही लोगों की इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हों और कुछ लोग की नहीं हो। अचीविंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएं यहाँ पर। रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी इन रीजनल डेवलपमेंट, मतलब जैसे रीजन वाइज अगर देखा जाए बिहार मतलब कम जीडीपी है और पंजाब का बहुत ज़्यादा, तो ये कोशिश की गई कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो कम की जाए। डेवलपिंग हैवी एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पर ही कैपिटल जो है, मशीनरीज जो हैं बड़ी बड़ी वो बनने लगे यहाँ पर। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे इंडस्ट्रीज लगें तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएं। और सोशलिज्म मतलब एक तरह से वेलफेयर का ध्यान दें लोगों के, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी बने, मतलब हम लोग अपने आप ही सब चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएँ रादर देन इम्पोर्टिंग द थिंग्स। एक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मतलब जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ जाए, गरीबी हट जाए। तो ये जो सब हेल्दी स्मॉल स्केल सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, मॉडर्नाइज किया जाए इंडस्ट्री को, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर के लिए तैयार किया जाए इंडस्ट्रीज़ को। तो जो भी 1948 से अब तक की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई हैं उन सब ने ये ऑब्जेक्टिव पे कंसंट्रेट किया है। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1948, फिर 56, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 73, देन 77, 1980 एंड 1991, जिसे हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन, अगर हम 1948 की बात करें कि उस पर क्या था, क्या डिस्टिंक्शन थी। पहले था पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड द जॉइंट सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, इंडस्ट्रीज थी बड़ी बड़ी। और प्राइवेट कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि सिंपल प्राइवेट सेक्टर ऑन करता था। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि जहाँ पर गवर्नमेंट का भी स्टेक था और प्राइवेट स्टेक भी था, तो दीज वर जॉइंट सेक्टर। अब जो इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट रेगुलेशन एक्ट आया वो 1951 में आया। उसने क्या क्या चेंज किया? 1951 में गवर्नमेंट ने नेसेसरी स्टेप्स लिए इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट करने का थ्रू लाइसेंसिंग।
लाइसेंसिंग की वजह से मतलब उन्होंने पर्टिकुलर लाइसेंस बांटे कुछ इंडस्ट्रीज के प्राइवेट ओनर्स को, ताकि वो भी मार्केट में आ सकें, जिनका जो प्रोडक्शन सिंपल पहले, जो इंडस्ट्रीज सिंपल पहले गवर्नमेंट की होती थी, उनके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया गया और उनको लाइसेंस दिए गए। तो 1951 में थ्रू लाइसेंसिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने का सोचा गया। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, जो कि मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं 1956 की क्या वो थी और उसका चेंज कैसे था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको पता है वो एलपीजी पॉलिसी होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। उसमें इंडस्ट्रीज को एक तरह से मार्केट ओपन कर दिया गया था, ट्रेड्स खत्म कर दिए गए थे, लाइसेंस खत्म कर दिए गए थे, इंपोर्ट अलाउज थे, तो ये सब चीज़ें उसमें की गई थी। पर यहाँ पर 1956 में क्या था, 1956 में महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ को एक्सेप्ट किया गया। महालनोबिस ग्रोथ क्या कहता है, लाइक महालनोबिस मॉडल कहता है कि हैवी इंडस्ट्रीज लगाई जाए, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो हमारे देश में ही बनाई जाए। तो जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन था 1956 में, उन्होंने ये टारगेट किया कि जो 17 इंडस्ट्रीज हैं एक्सक्लूसिवली अंडर द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट, उनको एक तरह से, जैसे रेलवेज, एयरलाइंस हैं, आर्म्स एंड एनर्जीज हैं, तो पहले जो इनका जो लाइसेंस है वो सिंपल गवर्नमेंट के पास रहे। तो हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, जो क्रिटिकल मानी जाती हैं, जैसे रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ऑब्वियसली ये उन्होंने प्राइवेट के हाथ में नहीं दी। 12 इंडस्ट्री जो थी विच वर एडवाइज्ड टू प्रोग्रेसिवली स्टेट की, मतलब प्राइवेट सेक्टर को दे दी जानी चाहिए। तो मतलब बहुत लाइसेंस बांटे गए 12 अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि गवर्नमेंट ही अब नहीं चलाएगी, अब प्राइवेट ऑनर्स भी चलाएंगे। थर्ड कैटेगरी रखी गई ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट प्राइवेट सेक्टर वुड इनिशिएट डेवलपमेंट, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल भी नहीं होगा, ओनली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेट डेवलपमेंट होगा। तो बाकी वो इंडस्ट्रीज रखी गई। तो 1956 में स्पेशली कुछ इंडस्ट्रीज जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में रही। 12 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने सोचा कि वो थोड़ा अपना स्टेक रखेगी, बट आधा प्राइवेट को दे देगी, या आधे से ज्यादा प्राइवेट को दे देगी। थर्ड कैटेगरी रखी गई जहां पर सारा कुछ प्राइवेट को दे दिया जाना था। सो नाउ ऑब्जेक्टिव क्या था 1956 पॉलिसी का, कि एक्सेलरेट किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट किया जाए, बट वेलफेयर जो है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो भी मेंटेन रहे। ये किया गया था जब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया थर्ड कैटेगरी के द्वारा। तो उसका एक था कि रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज हो जाए, मतलब जो जैसे कुछ जगह पर बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं, कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। महाराष्ट्र एक मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड है, या अगर कुछ पर्टिकुलर जैसे गुजरात इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो एक तरह से बिहार में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो ये जो डिस्पैरिटी है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है, वो खत्म हो जाए, मतलब इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो हर जगह इक्वल वे में होने लगे, एक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़े, और इनकम और वेल्थ की जो डिस्पैरिटीज हैं वो कम हो। प्राइवेट मोनोपोलीज, मतलब जो अगर हम सबको अलाउ कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स को इनके लिए, तो जो मोनोपोलीज है, मतलब कुछ ही लोग जो पहले करते थे, मतलब प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर चीज़ का, उसमें कंपटीशन हो, मतलब और लोग आने लगे। स्टेट जो है एक तरह से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल ना लेके एक तरह से स्पेक्टेटर की तरह भी रहे, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर सकता है। तो गवर्नमेंट सोचती कि वहाँ पर गवर्नमेंट सिंपल ये देखे कि जो मार्केट है वो सही से चले, वेलफेयर रहे लोगों का, रादर देन जस्ट पुटिंग इट्स ऑल एनर्जी इनटू प्रोडक्शन। ओके, तो गवर्नमेंट ने एक तरह से अपना स्टेक जो खींचा वो सिंपल 17 इंडस्ट्रीज के लिए रखा, 12 इंडस्ट्रीज के लिए प्राइवेट के साथ उन्होंने अपना स्टेक रखा, और बाकी की इंडस्ट्रीज टोटल प्राइवेट एरिया के लिए खोल दी 1956 में। अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973। एक क्लोजर इंटरेक्शन था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, मतलब लिंकेजेस जो थी यहाँ पर 1973 में स्पेशली लिंकेजेस एस्टैब्लिश की गई। द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर, उनको एक्सपेंड कर दिया गया 180 आइटम्स से 500 आइटम्स तक। मतलब पहले सिंपल कुछ जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए सिंपल 180 आइटम्स थे कि ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, बट बाद में ये संख्या बढ़ा दी गई 500 तक, ताकि और स्मॉल स्केल सेक्टर बढ़ सके। मशीनरी और इक्विपमेंट जो थे
1 लाख से मतलब जो टाउन में होते थे और विद ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 50,000 अकॉर्डिंग, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ये डेफिनेशन है, वो जो मैं आगे भी अभी डिस्कस करूंगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आइटम्स बढ़ा दिए गए, अलाउ कर दिए गए कि इतने के लिए खोला जा सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्पेशल लेजिस्लेशन किया गया, कॉटेज और जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए भी 1973 में पॉलिसी आई। अब 1977 की जो पॉलिसी क्या बताती है कि गवर्नमेंट वुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लिंकेजेस बिटवीन न्यूक्लियस लार्ज प्लांट एंड सैटेलाइट एंड साइलर्स। मतलब एक तरह से जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में किस तरह से लिंकेजेस पैदा किए जाएं, स्मॉल स्केल सेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, स्मॉल इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनको कैसे स्टॉक किया जाए, अगर बफर स्टॉक है उसको मैनेज कैसे किया जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए, एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया 1977 की पॉलिसी में। आई एम सॉरी, आई एम लाइक लिटिल बिट रशिंग, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक कवर करना है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लास्ट का मैं 5 मिनट्स पर भी सोचूंगी कि निकल जाए आप लोगों से, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर जो आप पूछ रहे हैं उसके लिए। अब 1980 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो क्या था? करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, मतलब जितने जो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गए थे इंडस्ट्रीज लगाने में उनको करेक्ट करना, ज़्यादा प्रोडक्शन को अचीव करना, हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करना, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एग्रीकल्चर से भी इंडस्ट्री को जोड़ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, और जो मतलब इकोनॉमिक एक तरह से इक्विटेबल स्प्रेड कर रही हैं इन्वेस्टमेंट का उसको प्रमोट करना, और कंज्यूमर का भी प्रोटेक्शन जो रखा गया ध्यान में 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ध्यान रखा गया। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जो कि मैंने पहले ही बात करी थी एलपीजी पे, वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा मतलब एक तरह से वेलकम करने के लिए उनके ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, टैरिफ्स कम कर दिए गए ताकि बाहर से हम टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट कर सकें, जो फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके, मोनोपोली जो है सिंपल कोई पर्टिकुलर अगर कंपनी वही बना रही थी तो और भी कंपनीज मार्केट में आ सकें, वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके, सोशो और इकोनॉमिक जो जस्टिस है, मतलब गरीबी घटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए, एक तरह से सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी इंडस्ट्रीज को यूज़ किया जा सके, इतना एक्सपेंड किया जाए। इंडिया टू ग्रो एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, जो एलपीजी पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली इंडिया हैड कम अप टू दैट लेवल की वो एक तरह से नॉन पावर जाने लगी पूरे वर्ल्ड में। तो एक वो भी 1991 पॉलिसी में उसकी नींव रखी गई थी। स्मॉल स्केल सेक्टर को फ्लरिश करने का वो दिया गया कि उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, लाइक कम रेगुलेशन, कम हिंड्रेंस, लाइसेंसिंग कम करी गई जिसकी वजह से ज़्यादा लोग मार्केट में आ सकें, और लोन इजी किए गए। तो बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए गए जिससे स्मॉल स्केल सेक्टर भी बढ़ सके। एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग आवर एबिलिटी टू पे फॉर इम्पोर्ट्स थ्रू आर फॉरेन एक्सचेंज, और जो बाहर की जो कंपनीज अलाउ करी गई यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो बढ़ सके ताकि हमारे पास पैसा हो ऑलरेडी इम्पोर्ट्स को पे करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना ताकि बाहर की जो करेंसी है हमारे यहाँ बढ़ सके, फॉरेन टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट्स किए गए, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी डिफरेंट लाई गई। पब्लिक सेक्टर पॉलिसी में क्या था? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज किया गया एनईपी में, मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। एमआरटीपी एक्ट, जो मार्केट को एक रेगुलेशन जो प्रोटेक्शन के लिए रखा गया, मतलब कंज्यूमर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो एक मार्केट के लिए रेगुलेशन के लिए भी एक एक्ट लाया गया एनईपी के द्वारा। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या कहती है? अबॉलिश कर दिया गया लाइसेंसिंग को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से सिंपल 18 इंडस्ट्रीज छोड़ दी गई जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत है अभी, जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से ज़रूरत है उनमें लाइसेंसिंग की। जैसे हैजार्डस केमिकल हैं, उन चीज़ों में जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं उसमें प्राइवेट ओनर्स को अलाउ नहीं किया, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं किया।
एरियाज वेयर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न प्रीडोमिनेट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब वहाँ पे सिंपल गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी. इन प्रोजेक्ट्स वेयर इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक क्लियरेंस गिवन, मतलब अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी लगा रहा है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी की ज़रूरत है तो वहाँ पर अलाउ कर दिया गया कि आप बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हो. ऑलरेडी एक तरह से ऑटोमेटिक क्लियरेंस दे दिया गया. In location where the cities of more than 1 million population, no requirement of obtaining industrial approval, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तरह से जो अप्रूवल लेना पड़ता था पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए उसको कम करा गया. मतलब यहाँ पर था लिबरल कर रहे हैं, मतलब और फ्री कर रहे हैं, तो सारी जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको एक तरह से कम किया गया. सेकेंड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले बोला इंपोर्ट को सस्ता करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसीज होने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी कि फॉरेन हमारे पास करेंसीज आए, तो उसको अलाउ किया गया. और एक फॉरेन इक्विटी प्रपोजल्स दिए गए, स्पेशल एम्पावर्ड बोर्ड बनाया गया ताकि इंटरनेशनल फर्म्स और एफडी मतलब जो आरबीआई के बीच में एक लिंक बन सके ताकि बाहर की जो कंपनीज हैं वो इजीली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें. फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स किए गए दूसरी कंट्रीज़ के साथ कि जो टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो होने लगे हमारी कंट्री में. पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, मतलब जो सिक इंडस्ट्रीज़ थी जिन्हें बेचे जाने की ज़रूरत थी, जहाँ पे ज़रूरत थी कि प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाए, तो बहुत डिसइन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया. और मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया ताकि मैनेजमेंट बढ़ाया जा सके, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज का एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके. तो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें आने के लिए वो किया, वेलकम किया और अपना जो इन्वेस्टमेंट है खींच लिया, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से. तो ये बोलते हैं इसको पब्लिक सेक्टर पॉलिसी. अब एमआरटीपी जो था, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो थी जिसकी वजह से कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती थी, या जो मोनोपोली है मतलब सिंपल एक ही पर्सन है कोई, वही सारा रॉ मटेरियल पे उसका मोनोपोली है या वही बेच पा रहा है उसको, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती थी उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाया गया ताकि मार्केट को रेगुलेट किया जा सके. नाउ चैलेंजेस फेसिंग, अब चैलेंजेस क्या क्या आए हमारे आगे तुरंत एनईपी के बाद. डंपिंग इन इंडियन मार्केट, सब चीज़ें हमने अलाउ कर दी थी, यहाँ पर फ्री कर दिया था मार्केट को, तो डंपिंग होने लगी, मतलब बाहर से जो सस्ता प्रोडक्ट था वो इंडिया में आने लगा. तो जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इतना सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना पा रही हैं उनको नुकसान हुआ क्योंकि लोग फॉरेन प्रोडक्ट खरीदने लगे. जैसे हमारे यहाँ चाइना ने बहुत सारा चीज़ों में एक तरह से सस्ते प्रोडक्ट ला दिए जिससे इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है. उसे बोलते हैं डंपिंग, सस्ते प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्री से यहाँ पर आ जाना और डोमेस्टिक कंट्रीज को उसकी वजह से नुकसान होना. तो एंश्योरिंग दैट इन्वेस्टमेंट मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मतलब चैलेंजेस ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इन्वेस्ट किया जाए और क्विकली कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया जाए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज अभी भी नहीं है क्योंकि इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आई जा रही हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है. तो टारगेट ये है, मेन चैलेंज ये है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यूज़ की जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. अब नाउ डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. डिफाइनिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेरी डिफिकल्ट टास्क, लाइक अगर देखा जाए तो हर जगह अलग अलग उसकी चेंज है. स्मॉल बिजनेस आर नॉर्मली प्राइवेटली ओन्ड कॉर्पोरेशंस होते हैं छोटे छोटे और कंस्टिट्यूट स्मॉल इन टर्म्स ऑफ, मतलब गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है, टैक्स पॉलिसी भी बहुत कम, टैक्सेशन भी बहुत कम होता है. बट अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जो एसएसआई बोर्ड है यहाँ पर, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो बोर्ड है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग अ यूनिट एम्प्लॉइंग लेस देन 50%, मतलब जहाँ पर 50 से कम पर्सन अपॉइंट किए जा रहे हैं और पावर मतलब जो है वो लेस देन है 100% यूज़ करने की लोगों को. तो मतलब 50% तो एम्प्लॉयड है ही, पर 100 से ज़्यादा अलाउड नहीं कर सकते, या पावर उतनी है ही नहीं वहाँ पर इतने लोगों को एम्प्लॉय करने की, तो उसको रखा जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में. ओके, एंड नाउ सॉरी, एडवांटेजेस क्या थी. अब ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की क्या मतलब ज़रूरत थी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सुपरविजन करने का इजी रहता है. मतलब ऑब्वियसली जैसे आप देखो कि छोटे एरिया को हम आराम से कर सकते हैं, बड़ी क्लास हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा
सबको सुपरवाइज करना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सुपरवाइज करना ईजी था। नेचर ऑफ डिमांड मतलब जो जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनकी ज़्यादा मार्केट में डिमांड थी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो दे पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ रही हैं और कम हैवी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, कम बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो एक तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लोगों को अपॉइंट कर पा रही हैं छोटा 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 करके। तो डायरेक्ट रिलेशन जो है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में इस्टेब्लिश किया जा सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। मैनेजमेंट भी बहुत ईजी है, फ्रीडम है वर्क करने की, एक्सटर्नल इकोनॉमीज कम है, मतलब जो बाहर के जो मार्केट्स हैं वो कम इम्पैक्ट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। स्ट्राइक और लॉकआउट्स की कम पॉसिबिलिटी रहती हैं, वो सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में होती हैं। तो अब डिसएडवांटेजेस क्या थे? थोड़ा कभी कभी प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्ट होता है। भी सिंपल देखा जाए तो जैसे हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है प्रोड्यूस करने की, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। जो भी कॉस्ट करने की जो प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, इनपुट जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। वेस्टेजेस भी होता है बाय प्रोडक्ट्स का, मशीन्स का कम यूज़ है, डिवीजन ऑफ लेबर कम है, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग लोन्स, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस का बहुत जल्दी से इम्पैक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे आ जाता है। जैसे अभी आप देखोगे कोरोना के वक्त में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे आएगा। कॉस्टली रॉ मटेरियल्स बहुत कॉस्टली हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड्स, मतलब एक तरह से स्टैंडर्डाइज गुड्स का कमी है, और पुरानी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। रिसर्च भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे कम की गई हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए लेबर मतलब देखा जाए इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, एक तो लेबर इंटेंसिव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत जल्दी सुपरवाइज की जा सकती हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इजीली हो जाते हैं, एक लोकल ऑपरेशन होता है, मतलब लेसर गेस्टेशन पीरियड, मतलब इस्टेब्लिश करने में किसी फैक्ट्री को जितनी ज़रूरत पड़ती है उससे ज़्यादा, मतलब बहुत कम टाइम में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बहुत कम टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। एजुकेशन लेवल इतना नहीं चाहिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए ही लगाई जाती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। रोल क्या होता है? एक डायनामिक और वाइब्रेंट सेक्टर है जो कि सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जितनी ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अलाउ किया जाएगा, तो आप सोचो कि बहुत लोगों को मार्केट में आने के लिए अलाउ किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ किया जा रहा है। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक तरह से सीड बेड भी यूज़ करते हैं लार्ज बिजनेस के लिए। मतलब बहुत सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो प्रमोट करती हैं मार्केट में डिमांड को और सप्लाई को, ताकि बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा सके। मतलब एक तरह से बेड तैयार करती हैं, बेस तैयार करती हैं इंडियन इकोनॉमी का। और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोवाइड करना, मतलब वो सॉरी प्रमोट करना थोड़ा इजी होता है। एसएसआईज आर कोल्ड सीड बेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। मतलब यहाँ पर मैंने रीजंस लिख रखे हैं जिनमें आप देखोगे कि एक है स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज जो भी हैं वो लेसर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट की जा सकती हैं, और स्मॉल स्केल जो यूनिट हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क कम होता है उनमें, और जनरली लोकल रिसोर्सेज से ही लगा दी जाती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगाना बहुत इजी है, कहीं पर भी लोकेट किया जा सकता है। मतलब ऐसा है कि अगर बड़ी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत है, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को छोटी जगह पर ही कहीं पर लगाया जा सकता है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। या आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द थिंग। सॉरी मैंने बहुत जल्दी कर रहा बिकॉज आई वांट टू कवर द टॉपिक्स, ताकि आपको थोड़ा बहुत मैं इस चीज़ के बारे में बता पाऊँ। अब इंडस्ट्रीज़ में देखो किस तरह से ग्रोथ हुई है, मतलब वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह का है, यहाँ पर किस तरह की इकोनॉमी जो है, मतलब इकोनॉमी को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेती हूँ। एग्रीकल्चर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं एग्रीकल्चर के, ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्या कोशिश करी, किस तरह से ग्रीन रिवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, किस तरह से फार्मर्स को फ़ायदा हुआ, एमएसपी का क्या रोल है, क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी भी एग्रीकल्चर के आगे, और किस वजह से इनकम कम रह गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कि क्या क्या पॉलिसीज़ थी पहले की पॉलिसीज़ में और अब की पॉलिसी में, जैसे 1956 का या 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका आपने डिफरेंस पूछा, तो यहाँ पर मैंने वो भी एक्सप्लेन किया। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एक तरह से वो सीड बेड की तरह वर्क करती हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अभी भी हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं,
पर गवर्नमेंट ने किस तरह से एकदम पहले लाइसेंसिंग को कम किया और फिर प्राइवेट को प्लेयर्स को अलाउ किया, क्यों किया, कंपटीशन बढ़ाने के लिए क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, गरीबी दूर करना, हमारे यहाँ का जीडीपी बढ़ाना, तो इन सब चीज़ों को अलाउड किया गया. So I think like it's 11:55 in my computer. I think I'll go for the question and answer session first. ताकि मैं एक बार देख लूँ कि आप लोगों ने और भी कुछ कमेंट किया व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द लो इनकम. अगेन दिस इज कमिंग. तो मैं या कुछ क्लास ओके 7 AM की है ये. मैं अभी रिसेंट देखती हूँ स्क्रॉल करके कि आपने क्या करा है. आई होप आपको समझ में आया हो. और थोड़ी सॉरी आज मैंने थोड़ा सा रश किया बिकॉज मेरे लिए टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. अब जैसे आप अभी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मेरे लिए यहाँ पर इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि अगर जो बड़े टॉपिक्स हैं मैं उनको कैसे कवर करूँ और आपके सारे क्वेश्चंस का भी आंसर दूँ. तो यू कैन रिक्वेस्ट SOL टू प्रोवाइड यू वन मोर क्लास फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैम मेल के थ्रू इस चैप्टर की PDF हाँ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. अब जो भी आपका ग्रुप है, ग्रुप का पता नहीं चल रहा है, आप लोग बोल रहे हो, प्लीज़ आपस में एक बार पूछो ग्रुप का क्या है, मतलब किस तरह से आप लोग कर सकते हो ग्रुप शेयर. BCom थर्ड ईयर का ग्रुप है ये. यहाँ पर मैं अगर अटैच इजीली कर सकती हूँ फाइल्स को. अगर नहीं हो पा रहा है तो जो नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे मेल कर दो, या कोई भी अगर इनिशिएट कर पाए कि कोई गूगल का ग्रुप बना ले, आपका जीमेल का ग्रुप बना ले, ताकि मैं एक पर्सन को ईमेल करूं और वो पर्सन सब लोगों को ईमेल कर दे, मतलब ग्रुप बनाकर सारी ईमेल्स एक जगह अटैच हो जाएं. कुछ ऐसा हो सकता है तो दैट विल नॉट बी इनकन्वीनियंट फॉर मी. आई एम रियली सॉरी आई एम सेइंग दिस बट आई एम हियर फॉर हेल्प. ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर रही हूँ. मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट थोड़ी सी कन्वीनियंस अगर हो, क्योंकि 200 लोगों को आप सोचो यार, ज़्यादा 200 से लोगों को रिप्लाई करना, हर मेल में अटैच करना फाइल को, थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है. मैम वीडियो नहीं चल रही है. मैम मेन इको हिंदी में कराएं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो. बेबी मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ. आई एम रियली सॉरी. मैं दोनों कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलूँ. कहीं कहीं हो जाता है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेजेस की वजह से या नॉर्मल जिस लैंग्वेज में मैं पढ़ाती हूँ उसकी वजह से. व्हाट इज़ द ग्रुप कोड? अब मैम आई एम सिमरन इन ग्रुप ऐड नहीं हो पा रहा है. देखिए अभी ये तो मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको ग्रुप का हाउ टू ज्वाइन टीम, अब मैं आपको ग्रुप का एटलीस्ट नाम बता देती हूँ कि क्या ग्रुप का नाम है. आई थिंक अलीशा, या आई थिंक यू गॉट इट. लाइक बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर रिक्वेस्ट आई हुई हैं इस ग्रुप में. तो मैं यहाँ पर टीम का जो लिंक है, BCom ऑनर्स 19-2 इस ग्रुप का नाम है. BCom ऑनर्स 19-2 में भी यहाँ पर आप टीम्स में देख सकते हैं. तो यहाँ पर शायद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. और जो टीम्स हैं BCom ऑनर्स 19-1, BCom ऑनर्स 19-2, आई थिंक टीम्स में 2 ग्रुप हैं. यहाँ पर आप लोग इसको कर सकते हैं. बाकी जो अलग अलग जैसे यहाँ पर अटैचमेंट हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने मुझे, अलीशा ने, पूजा ने, आशीष, परमजीत, राहुल, बहुत लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं. यहाँ पर भी मैं अटैच कर सकती हूँ फाइल को, बट प्लीज गाइज ट्राई टू ज्वाइन अ ग्रुप. आप टीम में जाएं अपने वहाँ पर और BCom के जो ग्रुप हैं उनको ज्वाइन करें. तो आई थिंक दैट वुड बी ईजियर फॉर मी. अभी आप लोगों के बहुत सब लोगों के मैसेजेस आ रखे हैं. आई थिंक अगर आप एक दूसरे की हेल्प कर पाओ उस चीज़ में तो दैट वुड बी वेरी मच ईजियर फॉर मी. एंड नाउ आई जस्ट कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर. आई होप आप लोगों को, मतलब कल भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. थैंक यू. ऑब्वियसली फॉर अ टीचर इट्स लाइक अ बिग मोटिवेशन, यू नो, अगर बच्चों को समझ में आ रहा है. आज मुझे लगा कि मैं बहुत जल्दी भी मैंने किया है क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स थे और आप लोगों के कल की क्वेश्चन आंसर्स भी मुझे आप लोगों को समझाने थे. तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि थैंक यू फॉर द मोटिवेशन, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय लेक्चर. मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ और इसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. मिनिमम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर करने की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं. हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है कभी कभी अप्रोच में. पर जहाँ पर भी मैं जो चीज़ें आपको समझा रही हूँ, मतलब अगर आप मुझे सुन रहे हो अच्छे से और अच्छे से समझ रहे हो जो मैं समझा रही हूँ,
आप उसके बाद अगर 2-3 घंटे बाद या शाम तक भी अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ोगे तो इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज थिंग्स। आप समझ पाओगे कि मैंने क्या पढ़ाया था। बट जैसे मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया है, आप उसको 4 दिन बाद पढ़ोगे तो उसका असर कम होगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जो टॉपिक मैं कवर कराती हूँ या कोई भी टीचर कवर कराता है, आप ट्राई करो कि उसी दिन पढ़ सको। ओके, और प्लीज ज्वाइन द ग्रुप बीकॉम 19-1 एंड 19-2 वाला जो ग्रुप है, आप उसमें ट्राई करो ज्वाइन करने की। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चैट्स हैं, आई विल ट्राई कि मैं कर सकूँ इंडिविजुअल, पर इट इज़ लाइक नियरली इम्पॉसिबल तो नहीं मैं बोलूँगी, बट वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी। सो ओके, बाय गाइस। इफ यू नीड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, यू कैन रिक्वेस्ट एस ओ एल फॉर जनरेटिंग वन मोर क्लास फॉर दिस टॉपिक। ओके, सो बाय फॉर नाउ।